ड्रामा की शुरुआत में कोतारिम नाम की लड़की एक कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन करती है। सारे एम्प्लॉयज उसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठा होते हैं जैसे वो उसी का वेट कर रहे हो। तारिम अपने ऑफिस में जाती है और काम में लग जाती है। तभी एक नया रिक्रूट आता है और उसकी फाइल देखकर तारिम कहती है, अच्छा तो तुम मुझे प्रपोज करने आए हो। वो लड़का उसे रिंग पहनाता है और तारिम कहती है, ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ। फिर उसे किस करने के लिए अपनी तरफ खींचती है और अचानक से हड़बड़ाते हुए कहती है, तुमने अपना नाम क्या बताया? तो लड़का कहता है, आप पहुँच गए हैं नोरियांगजिंग स्टेशन। यह सुनकर वो चौंक जाती है और चारों तरफ से एक ही आवाज बार बार आती है। अगले ही पल तारिम की आंख खुलती है और पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। वो देखती है कि उसका स्टेशन आ गया और जल्दी से बस से नीचे उतरती है। फिर भागते हुए वॉच में टाइम देखती है और लेट होने के बावजूद रास्ते में एक अंधी औरत को सड़क पार करने में हेल्प करती है। इसके बाद सीधा अपनी कोचिंग में चली आती है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है और अचानक से कहता है, तुम मेरी क्लास में सो क्यों रहे हो? तारिम से सीखो, वो क्लास में कभी नहीं सोती। ये सुनकर तारिम चौंकते हुए कहती है, कौन मैं? तभी टीचर कहता है, ये 5 साल से एग्जाम की ट्राई कर रही है। इसका मतलब अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो भी ये परीक्षा तुम्हारी लाइफ के 5 साल खराब कर सकती है। इस 30 साल की लड़की का इसी कोचिंग में रिटायर होने का इरादा है। तो क्या तुम लोग भी किसी ज़ॉम्बी की तरह इसी कोचिंग में रिटायर होना चाहते हो? ये सुनकर सभी क्लास वाले हंसने लगते हैं और तारिम को काफी बुरा लगता है। क्लास पूरी होने के बाद उसकी दोस्त कह रही होती है कि सर ने आज क्लास में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी तारिम सामने उसी टीचर को देखकर रुकाती है और लड़खड़ाती आवाज में कहती है, आपने क्लास में मेरी बहुत बेइज्जती की। टीचर कहता है, बुरा लगा? तो कहती है, मैं यहाँ पे रिटायर नहीं होने वाली। आपने मेरी उम्र और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी को लेकर नीचा दिखाया, मुझे ज़ॉम्बी बोला। टीचर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा 1 मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और एक पास देता है। तारिम पास को देखकर खुश तो होती है पर कहती है, मुझे समझ क्या रखा है? ऐसे कोर्स के फ्री पास देखकर आपको लगता है कि मैं बदल जाऊंगी? फिर अचानक से बदल भी जाती है और उनका शुक्रिया करने लगती है। टीचर कहता है, सब ठीक तो है ना? तो एक्साइटेड होते हुए कहती है, अरे बिल्कुल ठीक है। सुबह शाम जब मन करे गोब्लिन, ज़ॉम्बी, वेम्पायर जो मर्जी बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर कहता है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। और टीचर के जाते ही तारिम उस पास को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। उसकी फ्रेंड भी ये देखकर दंग रह जाती है। फ्रेंड कहती है, यार तू ऐसा क्यों करती है? तो कहती है, क्या फर्क पड़ता है, 1 महीने की कोचिंग भी तो फ्री में मिल गई। पता है इतनी फीस देने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ता। फ्रेंड कहती है, 30 साल की उम्र तक एग्जाम देते रहो तो ऐसा ही होता है क्या? तो कहती है, हाँ इसीलिए कह रही हूँ जल्दी एग्जाम पास कर ले। अगर 30 साल तक एग्जाम की तैयारी करती रही तो तेरी जिंदगी भी नर्क बन जाएगी। फ्रेंड कहती है, पर तेरा रिटर्न पेपर तो हमेशा अच्छा होता है। बोलने में इतनी तेज हो तो फिर इंटरव्यू पास क्यों नहीं कर पाती? ये सुनकर तारिम कुछ बोल नहीं पाती और एक हल्की सी मुस्कान देके बात को वहीं पे टाल देती है। अब बस लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है और बैकग्राउंड में तारिम की आवाज आती है कि 5 साल पहले मैं जॉब ढूंढकर परेशान हो गई और भागकर नोरियांगजिंग आ गई लोगों के तानों से बचने के लिए। मैंने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने का रास्ता चुना, लेकिन हर साल यहाँ भी नाकामयाबी हाथ लगने के बाद अब समझ नहीं आता कि खुद को कहाँ छुपाऊं। पता नहीं मुझे और क्या क्या सहना बाकी है। ऐसी जिंदगी जीना भी कोई जीना होता है क्या? अब बस से उतरकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसका मन काफी उदास होता है पर जैसे ही घर आता है तो वो अपने मूड को चेंज करके खिलखिला उठती है। अंदर आके अपनी मोम और छोटी बहन ताजोंग से कहती है, देखो मैं कुछ कपड़े खरीद के लाई हूँ। मोम कहती है, क्या तुम कपड़े लाई हो? तो कहती है, और क्या, छोटी बहन की शादी में टी शर्ट थोड़ी ना पहनूंगी। और एक्साइटेड होकर कपड़े दिखाने लगती है। तभी ताजोंग दबी आवाज में कहती है, रुको, और एक लिफाफा देते हुए कहती है, ये लो। तारिम लिफाफे में जेजू आइलैंड का टिकट और होटल बुकिंग को देखकर हैरान रह जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद वो लोग शादी से पहले साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए घूमने जा रहे हैं। और कहती है, ओ इसीलिए तुम दोनों परेशान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी छोटी बहन की शादी मुझसे पहले हो। फिर खुश होकर देखती है कि 6 से लेकर 9 तारीख की बुकिंग है और चौंकते हुए कहती है, पर 8 तारीख को तो तेरी शादी है ना? ताजोंग कहती है, देखो बहन, मेरे ससुराल वालों को लगता है कि आप जॉब के लिए सालों से अमेरिका में ही सेटल्ड है और आपको तो पता ही है शादी में तरह तरह के लोग आते हैं और सवाल करते हैं, और अगर उन्हें सच पता चल गया तो इसलिए मैंने पहले ही खैर अब तो कर दिया है, मुझे माफ करना। यह सुनकर बेचारी तारिम का दिल टूट जाता है। तभी उसकी मोम चिल्लाते हुए कहती है, बहुत हुआ, तुम अपनी बड़ी बहन को अपनी शादी में आने के लिए मना कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो ताजोंग परेशान होते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं मम्मा, मेरा होने वाला हस्बैंड एक बड़े कॉलेज से पढ़ा है और मैंने गली के कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मेरी सास शादी के खिलाफ थी, क्या बोलूंगी मैं उनसे कि मैंने आपसे झूठ बोला? मेरी बड़ी बहन बेरोजगार है। उसकी मोम कहती है, तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा। तभी अचानक से तारिम एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहती है, ओह वाह, दाया बीच होटल, मैंने सुना है यहाँ की नाइट पूल पार्टी बहुत ही शानदार होती है। अरे वाह, क्या गिफ्ट दिया छोटी बहन, तेरी वजह से 5 स्टार में रुकूंगी। उसकी मोम चौंकते हुए कहती है, क्या सच में जाओगी? तो कहती है, सच कहूँ तो मम्मा शादी ताजोंग की होने वाली है, मैं तो बोर ही होने वाली हूँ। फिर अपने रूम की तरफ जाते हुए कहती है, मैं तो चली सोने, क्या बढ़िया डील मिली है। ये देखकर उसकी माँ हैरान होते हुए कहती है, कैसी लड़की है ये? वहीं तारिम अपने रूम में चली आती है और बेड पे आके लेट जाती है। तभी उसे अपनी मोम और बहन की बातें सुनाई पड़ती है। उसकी मोम कहती है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचना चाहिए बेटा। तो ताजोंग गुस्सा होते हुए कहती है, जैसे
वो मेरे बारे में बड़ा सोच रही है, शादी में फ्रिज तो छोड़ो एक कुकर तक नहीं दे रही। ये सुनकर तारिम फिर से उदास हो जाती है और चुपचाप सो जाती है। वहीं शहर में कहीं जियोक को दिखाया जाता है जो एक कंसल्टेंट कंपनी चलाता है और अमीर क्लाइंट के साथ डील करके उनके स्टार्टअप को यूनिकॉर्न यानी कि 1 बिलियन की कंपनी बनाने का दावा करता है। जियो किसी भी बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में माहिर है। आज वो 3 अमीर चेयरमैन के साथ डील कर रहा होता है और जो भी इनमें से ज्यादा पैसा ऑफर करेगा जियो उसी के साथ काम करेगा, यानी उसकी स्टार्टअप कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। एक क्लाइंट उसे 3 गुना पैसा ऑफर करता है, तभी दूसरी क्लाइंट 5 गुना पैसा देने को तैयार हो जाती है। जियो कहता है ठीक है, आप 5 गुना पैसा दे रही है तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। पर तभी तीसरा क्लाइंट कहता है हम आपको 10 गुना देंगे। ये सुनकर तो बाकी 2 क्लाइंट्स भी चौंक जाते हैं। जियो भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है क्या कहा, जरा फिर से कहिए मिस्टर हसन। तो हसन कहता है मैंने बोला 10 गुना। ये सुनकर तो जियो को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। हसन कहता है लेकिन प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा होना चाहिए और हमारी इसमें एक शर्त रहेगी। जियो कहता है जी बताइए। तो हसन कहता है हमें इस प्रोजेक्ट में मिस्टर किम जोंग वॉन भी चाहिए क्योंकि उनसे बढ़िया इस फील्ड में और कोई भी नहीं है। जियो कहता है ये भी हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। मीटिंग खत्म होते ही उसका दोस्त जोमिन एक्साइटेड होकर 10 गुना चिल्लाते हुए आता है और कहता है ये बात हुई ना मेरे भाई। जियो कहता है तुमने भी अच्छा काम किया भाई। फिर कहता है अब इससे पहले कि हसन अपना मन बदले हमें किम जोंग वॉन को पटाना होगा। जोमिन कहता है अरे रुको रुको जरा सब्र करो यार, डील मिलने की खुशी में पार्टी नहीं करोगे। अब रात में दोनों क्लब में एंजॉय कर रहे होते हैं। जोमिन को लड़कियां भाव नहीं देती और जियो को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जामिन समझाता है कि प्यार कितना जरूरी है, पर जियो का मानना होता है कि अगर इंसान अकेला रहेगा तो हमेशा खुश रहेगा। तभी जामिन कहता है भाई तुझे कभी किस करते करते झुनझुनी हुई है क्या? तो जियो कहता है नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जामिन कहता है या फिर कभी ऐसा मन हुआ कि उसे जाने ना दूं और बाहों में छुपा लूं, ऐसा कभी नहीं हुआ क्या? तो जियो कहता है कभी नहीं। जामिन कहता है ओहो अब मैं समझा, ऐसा इसलिए क्योंकि कभी तेरा सही लड़की से पाला ही नहीं पड़ा है। जियो कहता है देख ये प्यार व्यार के चक्कर से बाहर निकल जा वरना जल्दी तू मुझे किसी पागल खाने में मिलेगा। और जामिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है अरे मेरी ड्रिंक तो वहीं पे रह गई और वापस पार्टी में चला जाता है। जियो समझ जाता है कि ये नहीं सुधरने वाला और अपनी ड्रिंक को एंजॉय करने लगता है। अगले दिन जियो किम जोन की फोटो देख रहा होता है, तभी डोर बेल बजती है और जाकर देखता है तो हायोंग आई होती है। हायोंग कहती है मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है, पहले कौन सी बताऊं? तो जियो कहता है जो मन करे बताओ। हायोंग कहती है ठीक है पहले अच्छी खबर सुनाती हूँ, हम शादी कर रहे हैं। ये सुनकर जियो चौंक जाता है। तो हायोंग मुस्कुराते हुए कहती है ये आइडिया वैसे तुम्हारे डेट का ही है, मेरे डेट के साथ उनकी कोई डील चल रही है। जियो कहता है देखो चेयरमैन यू को साफ साफ जाकर कह दो कि मुझे उनकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हायोंग कहती है पर मुझे तो है ना। जियो कहता है देखो ये शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं है, कम से कम कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। हायोंग कहती है तुम्हें कैसे पता हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं है? क्यों ना हम किस कर ले तो एक आइडिया लग जाएगा, मेरा बहुत मन है। ये सुनकर जियो मुस्कुराता है, फिर उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें एक बात बतानी है, ये लिपस्टिक तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती है, तुम्हें थोड़ा लाइट टोन यूज करना चाहिए ना। तुमने आर्ट्स की पढ़ाई की है, मुझे लगा तुम्हें इतना सेंस तो होगा ही। तो कुछ सोचने के बाद कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, शादी से पहले तुम्हें मुझे कसके पकड़ने का मन नहीं है क्या? और जियो उसे पकड़ के बाहर निकाल देता है। वहीं तारिम अपने पड़ोसी सानू के घर आती है। सानू उसके हाथ में टिफिन बॉक्स देखकर कहता है हे क्या लाई हो? तो कहती है जून के लिए खाना लाई हूँ। सानू मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है ऊपर आ जाओ। अगले सीन में सानू कह रहा होता है क्या सच में? पर ताजोंग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारी छोटी बहन है। तारिम कहती है अब क्या कहूँ, ऐसी ही है वो, जैसे जेजू आइलैंड लाइफ में किसी ने देखा ही नहीं है। सानू चौंकते हुए कहता है तुम कभी नहीं गई क्या? तो कहती है नहीं गई। फिर हिचकिचाते हुए पूछती है जगह अच्छी है क्या? सानू कहता है हाँ जगह तो अच्छी है, मैं अपने हनीमून पर गया था। तभी जून आता है और तारिम एक्साइटेड होकर उससे मिलती है, फिर चॉकलेट देखकर हक करने लगती है। तो जून उसे चिटकते हुए कहता है हटो बूढ़े अंकल की बदबू आ रही है और भाग जाता है। उसके जाते ही तारिम खुद से ही कहती है किसी जमाने में मुझसे खुशबू आती थी। तो सानू कहता है अच्छा जब तुम किम जोन को डेट कर रही थी। ये सुनकर तारिम गुस्सा होते हुए कहती है एक बार और अगर तूने उसका नाम लिया ना तो पहले तुझे मारूंगी फिर खुद को। सानू कहता है सॉरी बाबा, देखो उस गधे से तुम्हारा ब्रेकअप करने का फैसला बिल्कुल सही था। तारिम कहती है हाँ मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। फिर परेशान होते हुए कहती है पर उसके साथ जो मेरा लास्ट किस था वो मेरी लाइफ का लास्ट किस बन गया। तो सानू कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारी लाइफ खत्म होने वाली हो। एक काम करो इस बार जब तुम जेजू आइलैंड जाओगी तो अपने लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर ही आना। तो तारिम कहती है अरे बहुत मुश्किल है, मेरी लाइफ में अब कोई लड़का नहीं आने वाला। फिर बाय बोल के यहाँ से निकल जाती है। अगले दिन तारिम जेजू आइलैंड के एयरपोर्ट पर होती है, तभी उसे किम जोन का नाम सुनाई पड़ता है और पीछे घूमकर देखती है तो स्क्रीन पर उसकी फोटो दिखा रहे होते हैं जो कि कोरिया का बेस्ट एआई प्रोग्रामर है। तारिम उसे देखकर चौंकते हुए कहती है किम जोन। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तारिम किम के साथ रेस्टोरेंट में होती है और किम गुस्सा होते हुए कहता है सुनो तारिम तुमने जॉब ढूंढना बंद कर दिया, एग्जाम में पास नहीं हो रही, बस बैठे बैठे टाइम पास करना है तुम्हें। मैं परेशान हो गया तुमसे पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसीलिए कह रहा हूँ ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर तारिम हक्की बक्की रह जाती है और कहती है ऐसे मत बोलो यार, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तो किम कहती है हाँ करता तो था क्योंकि तुम क्यूट और होनहार थी, पर अब देखो तुम अजीब सी हो गई हो, मरियल सी सड़े हुए पालक जैसी हो गई हो। और वैसे भी कोई भी लड़का भला तुम जैसी लड़की को डेट क्यों करना चाहेगा? और उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर तारिम रोने लग जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। तारिम
तारिम गुस्सा होते हुए कहती है किस एंगल से सड़ा हुआ पालक लगती हूँ मैं। फिर नोटिस करती है कि उसने वही कपड़े पहने हैं जो ब्रेकअप वाले दिन पहने थे और अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है ऊपर वाले को इसी को इतना कामयाब करना था, मेरी बददुआएं नहीं लगी इसे। फिर यहाँ से निकल जाती है। वहीं जियोक भी उसी की फोटो को देख रहा होता है और खुद से ही कहता है ओके मिस्टर किम जॉन, वेट करना, मैं जल्दी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब कार ड्राइव करते हुए कॉल पे कहता है ये किम जॉन कहाँ पे रह रहा है। तो जोमिन कहता है अरे वही दया बीच होटल पे, तेरा रूम भी तो वही बुक किया है, भूल गया। तो कहता है अच्छा काम किया। जोमिन कहता है पर मैंने सुना है ये बंदा खड़ूस किस्म का है, जिन्हें नहीं पहचानता उन्हें मुंह भी नहीं लगाता। जियो कहता है ठीक है फिर एक काम कर, इसने कहाँ पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज और इसकी लाइफस्टाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल। जोमिन कहता है डिनर तक सब कुछ पता करके बताता हूँ, तब तक तू वहाँ पर मजे कर। जियो कहता है ठीक है तू काम पे लग जा। तभी जियो की कार तारिम के पास से गुजरती है जो खुद दाया बीच होटल की तरफ जा रही होती है। तारिम खुद से ही कहती है देखना लाइफ ने जितना रुलाया है ना उतना ही मजा करूंगी यहाँ पर। वो पूरे दिन इधर से उधर घूमती है, मजे करती है। जियोक भी उसके आसपास ही होता है। एक तरफ जियोक अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा होता है, वहीं तारिम के पास बहुत ही लिमिटेड पैसे होते हैं, इसलिए वो पैसे बचा बचा के चल रही होती है। फिर एक जगह उसे एक लड़की मिलती है जो उसे पहचान लेती है और अपना नाम सुजिन बताती है। तारिम एक्साइटेड होते हुए कहती है वो 12th में ज्यादा बोलने वाली ई सुजिन। तो कहती है हाँ, और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती है। तारिम कहती है क्या बात है, 10 साल बाद भी तुम वैसे ही दिखती हो, घूमने आई हो क्या? तो सुजिन कहती है हाँ, बॉयफ्रेंड की बिजनेस ट्रिप पे साथ आ गई। तभी अपने बॉयफ्रेंड को देखकर कहती है जानू जरा इधर आना, मुझे मेरी स्कूल फ्रेंड कोतारिम मिली है। तारिम जब उसके बॉयफ्रेंड को हेलो कहती है तो किम को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। किम जॉन भी उसे देखकर दंग रह जाता है और बात को संभालते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है किम जॉन। पर तारिम को उसकी कई बातें याद आती है जब उसने तारिम को सड़ा हुआ पालक बोला था। फिर वो खुद को संभालते हुए हेलो कहती है। सुजिन पूछती है तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो या फिर सिंगल हो? ये सुनकर तो तारिम की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कहती है अरे हाँ, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आई हूँ, पर आज वो थोड़ा बिजी था इसलिए मैं अकेले घूमने निकल गई। सुजिन कहती है हमारे साथ चलो, कुछ खाकर आते हैं, मजा आएगा। तो हड़बड़ाते हुए कहती है मेरा इतना मन है आपके साथ जाने का, पर आज मुझे कहीं जाना है। फिर फोन देखते हुए कहती है ओह मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, लगता है वो फ्री हो गया। और बाय बोल के जाते हुए फोन पे नाटक भी करती है कि हाय जानू क्या कर रहे हो, और बड़ी चालाकी से निकल जाती है। अब होटल में आकर पीने बैठ जाती है और अपनी किस्मत को बुरा भला कहती है। तभी उसके पास कॉल आता है और मोम पूछती है खाना खा लिया बेटा? तो कहती है बस खाने ही वाली हूँ, बड़ा ही शानदार बुफे खा रही हूँ। मोम कहती है अच्छे से खाना, और एक बात सुन थाजों के लिए मैंने कुकर खरीदा और कहा तूने दिया है। ये सुनकर तारिम भड़कते हुए कहती है आपको ये करने की क्या जरूरत थी, पर उसकी मोम बिजी होती है इसलिए बाद में बात करती हूँ बोल के फोन काट देती है और तारिम फिर से पीने बैठ जाती है। बाद में वो बीच पे चली आती है और उस पल को याद करती है जब इंटरव्यू में उसके लोकल कॉलेज की पढ़ाई का मजाक बनाया गया। बोला गया कि वो फोटो में सुंदर दिखती है पर असल में नहीं है। एक बार तो ये भी बोला कि उसके पिता नहीं है तो क्या पता उसकी परवरिश कैसी होगी। इन सब के बाद तारिम थक हार के एक पुल पे जाती है और पुल से कूदकर खुद को खत्म करना चाहती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। आज भी उस पल को याद करके तारिम रोने लग जाती है। वही जियोक भी बीच पर आता है, एक गहरी सांस लेता है और खुद से ही कहता है टेंशन नहीं लेना है, तू ये कर सकता है, और जोर से चिल्लाता है। तारिम उससे थोड़ी दूरी पर बैठी होती है और उसे लगता है कि ये लड़का भी उसकी तरह सुसाइड करने वाला है। वही जियोक बिना रुके जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था कि तू ये कर सकता है। तभी तारिम उसे पीछे से कसके पकड़ लेती है और कहती है तुम ये नहीं कर सकते। जियोक दंग रह जाता है और खुद को छुड़ाने की ट्राई करता है, पर तारिम रुकने का नाम ही नहीं लेती और कहती है लाइफ चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम इसे हार नहीं मान सकते, हमें सहना होगा, हमें लड़ना होगा। जियो कहता है अरे किससे लड़ना होगा, तुम पीकर आई हो क्या? और छिटकते हुए कहता है दूर हटो मुझसे। दोनों अलग हो जाते हैं। तारिम कहती है इतना आसान है क्या? मुझे देखो ना, मेरे पास पैसा है, ना बॉयफ्रेंड है, ना पापा है, तो क्या हुआ? अगर मैं जी सकती हूँ तो तुम्हें क्यों मरना है? फिर उसके जैकेट को खींचते हुए कहती है रुक जाओ, तुम्हें जीना होगा, तुम मर नहीं सकते। जियो कहता है अरे कोई मर नहीं रहा, और जोर से धक्का मारता है तो तारिम गिरने लगती है। वो नीचे एक पत्थर को देखकर जल्दी से उसके सर को पत्थर में लगने से बचाता है। उसके सर को तो बचा लेता है पर खुद के हाथ में चोट लग जाती है। वही तारिम भी बेहोश हो गई थी। अगले सीन में जियो अस्पताल में होता है। डॉक्टर कहता है आपके हाथ को ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। तारिम भी उसके सामने ही लेटी होती है। डॉक्टर कहता है रही बात मिस कोतारिम की, तो इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जियो कहता है फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही, मुझे इसे कुछ पूछना है। डॉक्टर कहता है इन्होंने बहुत पी रखी है, इतनी जल्दी नहीं उठेगी। जियो चौंकते हुए कहता है इसने पी रखी थी, तभी सोचूं ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी तारिम नींद में जोर से कहती है रुक जाओ, और जियो डर जाता है। तारिम कहती है इतना हैंडसम लड़का मर नहीं सकता, ये तो जवान लड़कियों के साथ नाइंसाफी होगी, ऐसा मत करो, और रोने लग जाती है। जियो घबराते हुए कहता है मुझे अब यहाँ से निकलना होगा, बिल ये भर देगी, जल्दी से यहाँ से निकल भागता है। फिर रास्ते में खुद से ही कहता है हैंडसम तो मैं हूँ, लड़की भले ही दिमाग से पैदल हो पर सोने की परख है उसे। तभी उसके पास कॉल आता है और जोमिन कहता है किम जॉन का चेक इन हो गया है। जियो कहता है ठीक है, ब्रेकफास्ट के टाइम में उससे बात करने की ट्राई करूंगा। इधर तारिम होश में आते ही काउंटर पे जाती है तो 2,70,000 वोन का बिल देखकर हक्की बक्की रह जाती है। काउंटर वाली लेडी कहती है ये आप दोनों का बिल है, इसमें आपका ट्रीटमेंट और जो आपके साथ आए थे उनका भी बिल शामिल है। तारिम कहती है पर भला मैं उसका बिल क्यों दूंगी? तो लेडी कहती है आप दोनों साथ में ही आए थे ना, जब वो गए तो उन्होंने कहा कि बिल आप ही पे करेगी। तारिम चौंकते हुए कहती है पर वो ऐसा कैसे बोल सकता है, आखिर कहाँ से भरूं मैं ये बिल, जान तो मैंने उसकी बचाई थी। लेडी कहती है पेमेंट तो आपको ही करनी होगी।
ये सुन के तारिम अपने दिल पे पत्थर रख के पैसे गिनती है और उस लेडी की ओर आगे बढ़ाती है, पर उसका पैसे देने का मन बिल्कुल नहीं होता। अब बचे हुए एक नोट को देखकर परेशान होते हुए कहती है 10,000 वॉन में 2 दिन कैसे काटूंगी। यहाँ से जाते हुए जियोक को बुरा भला कहती है कि चोर मेरे सारे पैसे लूट के ले गया, समझ नहीं आ रहा मम्मा और थाजोंग के लिए गिफ्ट कैसे लूंगी, लगता है होटल भी पैदल जाना होगा। तभी एक टैक्सी वाला आकर कहता है टैक्सी चाहिए मैम, कहाँ छोड़ दूं आपको। तो तारिम हिचकिचाते हुए कहती है आप मुझे 3,000 वॉन में कहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो टैक्सी वाला कहता है फिर तो आपको यहीं पे छोड़ देता हूँ, जल्दी से निकल जाता है। तारिम बेचारी पैदल ही चल देती है और होटल रूम तक पहुँचने में उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर जियो को बुरा भला कहते हुए बेड पर गिर पड़ती है। अगली सुबह अलार्म बजता है तो उसकी आंख खुलती है, फोन में देखती है 7 बजे हैं और हड़बड़ाते हुए कहती है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वहीं इधर जियो का भी अलार्म बजता है और वो भी उठ जाता है। दोनों अपने अपने रूम में जल्दी से तैयार होते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए निकल पड़ते हैं। जियो अपनी टेबल पर बैठकर किम जोन का वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है और जोमिन कहता है भाई कहीं तो किम से मिला तो नहीं। जियो कहता है बस मिलने ही वाला हूँ। जोमिन खुद से ही कहता है बाल बाल बच गए। फिर कहता है अच्छा उसके स्कूल के बारे में बात मत करना, मैंने रिसर्च की तो पता चला उसे स्कूल में बहुत बुली किया है, स्कूल की बात सुनकर परेशान हो जाएगा। जियो कहता है ओ अच्छा फिर तो बच गए यार। जोमिन कहता है पर अब क्या करे। तो जियो कहता है चलो कॉलेज का कनेक्शन मिलाते हैं, पता करके कॉलेज कैसा था और जल्दी बता मुझे। जोमिन कहता है ठीक है अभी देखता हूँ। इधर तारिम ब्रेकफास्ट कर रही होती है और अचानक जियो को देखती है, फिर किसी साइको की तरह चलकर उसके पास जाती है और उसके सामने की चेयर पे बैठ जाती है। जियो ये देखकर चौंक जाता है। तभी तारिम कहती है तुम्हारी लाइफ में अब तो कुछ बचा नहीं है ना, कल तक तो मरना चाहते थे और आज होटल का ब्रेकफास्ट खाने आ गए। जियो कहता है मिस कोतारिम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है क्या कर रही हूँ मतलब घूमने आई हूँ मैं। फिर कहती है 1 मिनट तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जियो कहता है अस्पताल में फॉर्म भरने के लिए तुम्हारी आईडी देखनी पड़ी। तो कहती है अच्छा तो तुमने मेरे बैग को चेक किया और तुम्हें पैसों का लिफाफा दिख गया, तुमने मेरे साथ जो किया ना वो बिल्कुल गलत था समझे, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो आज यहाँ बैठकर नाश्ता नहीं कर रहे होते। फिर देखती है कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी जियो की नजर किम पे जाती है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे अभी थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। और उठकर जाने लगता है तो तारिम उसे रोक लेती है और धमकी देते हुए कहती है मेरे पैसे वापस करो और बार बार उससे पैसे मांगती है। वही जियो को तो कैसे भी करके किम जोन से बात करनी थी, पर तारिम रुकने का नाम ही नहीं लेती और कहती है हल्के में ले रहे हो क्या, दिखाऊं अपना असली रूप। तभी सुजिन उसका नाम पुकारती है और उसकी चिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। जल्दी से अपने एक्सप्रेशन चेंज करके सुजिन और किम से हेलो हाय करती है। सुजिन कहती है तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो तारिम को सोचने के बाद जियो का हाथ पकड़ते हुए कहती है हाँ यही तो है। जियो भी दंग रह जाता है, फिर मन ही मन सोचता है मछली तो खुद जाल में फंसने आ गई है। तभी सुजिन साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और तारिम मना करते हुए कहती है हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। पर तभी जियो बात को संभालते हुए कहता है अरे कहाँ डार्लिंग, मैंने पूरा नहीं खाया, चलो थोड़ा और खाते हैं ना। फिर बच्चों की जैसे हरकतें करते हुए कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखकर तारिम हक्की बक्की रह जाती है। वहीं सुजिन भी इन्हें देखकर मुस्कुराती है। जियो तारिम का हाथ पकड़ता है और तारिम को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। अगले सीन में चारों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं। सुजिन खुद को और अपने बॉयफ्रेंड को जियो से इंट्रोड्यूस करती है। किम कहता है तारिम जरा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी कुछ बताओ ना, पर तारिम को तो उसका नाम भी नहीं पता होता। तभी जियो बात को संभालते हुए कहता है मेरा नाम जियो है, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं नए स्टार्टअप्स को ढूंढकर उन्हें नए बड़े इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाता हूँ। ये सुनकर किम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है इसका मतलब तुम एक ब्रोकर हो। जियो कहता है नहीं, देखा जाए तो सपने सच करवाता हूँ, जो सपने देखते हैं उन्हें उनसे मिलवाता हूँ जो उनके सपने पूरे कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तारिम दबी आवाज में कहती है क्या बोल रहे हो। तभी सुजिन कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। तो कहता है कल ना तुम्हारी ये फ्रेंड जोश जोश में मुझ पे कूद गई। ये सुनकर तो तारिम की आत्मा बाहर निकल आती है, पर जियो यही नहीं रुकता और बताता है कि इसने मुझे पीछे से कसके पकड़ लिया, फिर हम जमीन पे गुलेटियां खाने लगे और इसके आगे तुम सुन नहीं पाओगी। सुजिन हंसते हुए कहती है तारिम तुम तो बड़ी जंगली किस्म की हो, मुझे पता नहीं था, मतलब स्कूल में भी तुम लड़कों के मामले में काफी आगे थी। वही किम को ये सब सुनकर काफी जलसी होती है। तारिम झूठी हंसी हंसते हुए कहती है अच्छा आप खाना खाते हैं, बातें तो होती रहेगी। तभी जियो कहता है अगर आपके पास टाइम है तो क्या आज रात की पार्टी में आना चाहेंगे, मेरे पास 2 लोगों के लिए पास है। तारिम चौंकते हुए कहती है कौन सी पार्टी। तो जियो बात को संभालते हुए कहता है कहा था ना रात में पार्टी में जाएंगे। सुजिन पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाती है और उसकी वजह से किम भी मान जाता है और इनवाइट करने के लिए शुक्रिया कहता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद लिफ्ट में जाते हैं तो जियो 7वें फ्लोर के बटन को दबाता है और तारिम 5वें फ्लोर का बटन दबाती है। ये देखकर सुजिन कहती है अरे तुम दोनों अलग अलग कमरों में हो क्या। तो जियो बात को संभालते हुए कहता है डार्लिंग 5वें फ्लोर पर मेरा घर है, याद है ना। तो तारिम कहती है ओह हाँ ये तो होटल है। फिर पूछती है आप लोग कौन से फ्लोर पे हो। तो सुजिन कहती है हम भी 7वें फ्लोर पे है, देखा हमारा फ्लोर भी सेम है। और तारिम अपनी किस्मत को कोसते हुए मनी मन कहती है फ्लोर भी सेम होना था क्या। जब ये 7वें फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तो तारिम मनी मन कहती है प्लीज इनका रूम पहले आ जाए, पर जियो का रूम पहले आता है और वो कहता है चलिए फिर शाम को पार्टी में मिलते हैं। और तारिम को लेकर अपने रूम में घुस जाता है। अंदर आते ही तारिम कहती है दिमाग खराब है तुम्हारा, ये क्या नाटक है। तो जियो कहता है शुरुआत तो तुमने की थी ना। फिर उसकी नकल उतारते हुए कहता है ओ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तारिम कहती है उसके लिए सॉरी मैं फंस गई थी। जियो हंसते हुए कहता है फंसोगी तो अब किम जोन तुम्हारा एक ऐसा ही कहा ना। तो चौंकते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता। फिर कहती है हाँ है तो, पर हमारा बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ था और पार्टी में नहीं आने वाली, खुद झेलना उन दोनों को। फिर जाने लगती है तो जियो उसे
रोक लेता है। तारिम घबराते हुए कहती है क्या कर रहे हो तुम, हटो मेरे सामने से। जियो कहता है ये चोट तुम्हारी वजह से लगी और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, समझी। तो कहती है फिर क्यों मरने गए थे वहाँ पे। जियो गुस्से में कहता है पहली बात मैं मरने नहीं गया था वहाँ पे, और तुम टल्ली होके पहले मुझसे चिपकी फिर गिरी, अगर मैं वहाँ नहीं होता तो ये चोट तुम्हारे सर में लगती, समझी। तो तारिम दबी आवाज में कहती है झूठ है, तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे। जियो कहता है अगर मरना चाहता तो किम जोन को ढूंढने के लिए इतने पापड़ नहीं बेलता। ये सुनकर तारिम हैरान होते हुए कहती है किम जोन उसे क्यों ढूंढ रहे थे। तो कहता है अपने बिजनेस के लिए मुझे उसकी जरूरत है, तभी उसके पीछे यहाँ पर आया और आज की पार्टी मेरे लिए एक अच्छा मौका बनेगी, तो इसलिए सिर्फ आज के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पर वो उसकी बात को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी जियो कहता है तुम्हारे बिल के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, वो भी 3 गुना। तारिम कहती है क्या, नहीं नहीं मैं नहीं करने वाली। तो जियो 10 गुना देने के लिए कहता है और वो रुक जाती है। फिर कुछ सोचने की बात कहती है काम होते ही मुझे केस चाहिए और आधा एडवांस, बोलो मंजूर है। तो जियो मुस्कुराते हुए कहता है कूल। डील होते ही तारिम पार्टी का पास ले लेती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। पार्टी में जाने से पहले जियो उसे एक मॉल में लेकर आता है। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर तारिम मन ही मन बहुत खुश होती है। तभी एक ड्रेस को देखकर उसके पास जाती है और प्राइस टैग पर 75 लाख वॉन देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। बाकी कपड़ों की तो उससे भी ज्यादा प्राइस होती है। अगले ही पल वो इशारे करके जियो को अपने पास बुलाती है और कहती है सुनो हम किसी और जगह पर चलते हैं। जियो कहता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो कहती है चलो यहाँ से, और जियो को पकड़कर जबरदस्ती यहाँ से ले जाती है। बाहर आने के बाद जियो कहता है अरे बात क्या है। तो कहती है वहाँ पर सब कितना महंगा था, ड्रेस एक ही बार तो पहननी है, इतना खर्च क्यों करना, ये तो पैसों की बर्बादी है। जियो कहता है अगर पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले गया तो वो इतनी मरियल नहीं दिख सकती। ये सुनकर दुखी होते हुए कहती है क्या कहा, मैं तुम्हें मरियल लग रही हूँ। और उस पल को याद करती है जब किम ने कहा था कि कितनी मरियल हो गई हो, बिल्कुल सड़े हुए पालक की तरह। फिर अचानक से गुस्सा होते हुए कहती है तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, माफी मांगो वरना हमारी डील कैंसिल। तभी सड़क पे किसी की आवाज सुनकर परेशान होते हुए दौड़ कर जाती है। एक लेडी के संतरे रोड पे बिखर गए थे, वो उस लेडी को साइड में जाने के लिए कहती है और खुद ट्रैफिक को रुका के संतरे उठाने लगती है। फिर जियो को आवाज लगाती है अरे देख क्या रहे हो, इधर आके हेल्प करो ना। ये सुनकर जियो भी चला आता है और दोनों संतरे उठाने में लग जाते हैं। सारे संतरे उठाने के बाद वो उस लेडी के पास जाकर उसका सामान उसे सौंप देती है। लेडी और उसकी छोटी बच्ची दोनों बहुत खुश होते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। जियो भी उसे देखता ही रह जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर उस लेडी के दिए संतरे लेकर जियो के पास आती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, तुम सॉरी बोलने वाले हो या नहीं। तो जियो उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो खुद को अपने एक्स के सामने कम महसूस करे। आज रात में चाहता हूँ कि सबकी नजरें तुम पर टिकी रहे। अपनी खुदगर्जी में मैंने क्या कह दिया मुझे समझ नहीं आया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर तारिम हिचकिचाते हुए कहती है ठीक है माफ किया, तुम्हारे प्लान के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में जियो ड्रेस की पेमेंट कर रहा होता है। तारिम हैरान होते हुए कहती है पर मैंने ड्रेस ट्राई भी नहीं की, साइज तो चेक करने दो। तो जियो उसके कान में कहता है तुम्हें फिट आएगी, कल जब हम लिपट कर गिरे तो मुझे तुम्हारी साइज का अंदाजा हो गया। ये सुनकर तारिम शर्म के मारे अपना मुंह छिपा लेती है। बाद में जियो जबरदस्ती उसके बाल सब अपने हिसाब से ठीक करवाता है। अब पार्टी के लिए तैयार होकर खड़ा हो जाता है और तारिम का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में तारिम आती है तो वो खुद ही उसे देखकर हैरान रह जाता है। सच में वो किसी परी की तरह लग रही होती है। जब वो उसके पास आती है तो खुद की तारीफें करते हुए कहता है सच में मैंने कमाल कर दिया, तुम्हारे पहले और बाद के लुक में बहुत फर्क है। ये सुनकर तारिम अपना मुंह बनाती है। जियो कहता है अपना हाथ दो और उसे एक रिंग बनाता है। फिर दोनों जियो की कार से पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में तारिम उनकी पहली मुलाकात कैसे मिले और कई बातों का रट्टा मार रही होती है ताकि वहाँ कोई सवाल पूछे तो कोई गड़बड़ ना हो। पार्टी में पहुँचते ही दोनों रियल कपल की तरह बिहेव करते हैं। वहीं किम और सुजिन पहले ही पहुँच गए थे। जैसे ही जियो को तारिम हॉल में एंटर करते हैं किम तारिम को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सच में ये इतनी सुंदर है। तभी सुजिन कहती है तारिम ये तुम्हारे हाथ में रिंग किसने पहनाई, किसी ने प्रपोज किया है क्या। तारिम कहती है वो हम अगले साल शादी करने की सोच रहे हैं। ये सुनकर किम की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। सुजिन कहती है जानू मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है ना। तो किम हिचकिचाते हुए कहता है हाँ बहुत अच्छी दिख रही हो। ये सुनकर तारिम उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहती है अरे मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं तो बस सड़े हुए पालक जैसी हूँ। सुजिन कहती है सड़ा हुआ पालक, भला किस गधे ने तुमसे ये कहा। तो कहती है अरे था कोई एक नंबर का गधा ही था। किम समझ जाता है कि जिस गधे की बात ये कर रही है वो मैं ही हूँ। तभी जियो कहता है कुछ लोग चीजों की सही कीमत नहीं पहचानते, इसलिए मेरे जैसे इन्वेस्टर हमेशा फायदे में रहते हैं। तारिम एक असली रहा है, उससे बस अपना ख्याल रखना नहीं आता, पर अब वो बिल्कुल सही इंसान के साथ है। फिर किम को अपनी बातों में फंसाता है और मुद्दे की बात पर आते हुए कहता है क्या आप अपनी मौजूदा कंपनी में खुश हैं? आजकल मैं एक IT कंपनी को कंसल्टेंस दे रहा हूँ, उनकी प्लानिंग तो कमाल की है पर डेवलपमेंट साइड थोड़ी सी कमजोर है। किम बात को टालते हुए कहता है अच्छा इसी बात है, चलो हम कुछ खा के आते हैं, और जाने लगता है। तभी तारिम कहती है जानू कंपनी की वैल्यू क्या बताई थी तुमने। ये सुनकर किम अचानक से रुक जाता है। जियो कहता है फिलहाल तो ज्यादा नहीं है, यही कोई 200 या 300 बिलियन, पर उन्हें किम जैसा डेवलपर मिल जाए तो मैं 6 महीने में उसे यूनिकॉर्न कंपनी बना दूंगा। ये सुनते ही सुजिन किम का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है तुम्हारा मतलब ट्रिलियन वॉन कंपनी, क्या एक ही डेवलपर कंपनी को इतना बड़ा बना सकता है। तो जियो को समझाते हुए कहता है मैट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही अपने आप में खतरनाक होते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो भयानक विस्फोट बन जाता है जिसे हम डायनामाइट कहते हैं। लोग और कंपनीज
में भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन होते हैं और मैं वो हूँ जो ऐसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, क्या समझे। तारिम को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी और वो साइड में आके खुद से ही कहती है तू ये कर सकती है। फिर हिम्मत करके फिर से पार्टी में जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में किम मिलता है जो कहता है तुम करना क्या चाहती हो। तारिम कहती है क्या मतलब। तो कहता है पता है इन दिनों मुझसे भिड़ने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से रिश्तेदारी निकाल कर आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक्ट का इस्तेमाल किसी ने पहली बार किया है, वह मान गए उसे। तारिम कहती है जिंदगी में थोड़े कामयाब क्या हो गए, तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। इतना भी हवा में मत उड़ो कि जमीन दिखना बंद हो जाए। और हाँ, जियोक और मैं एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस है। किम कहता है चलो मान लिया कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और दोनों साथ में इस ट्रिप पे भी आए हो और फिर इत्तेफाक से मुझसे भी टकरा गए। उसके बाद मुझे जॉब का लालच दिया। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ। ये सब के कितने पैसे मिले, चलो बता भी दो, मैं भी दे दूंगा। तो तारिम गुस्सा होते हुए कहती है जियोक का ऊपर मानना है या नहीं ये तुम्हारा फैसला है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बारे में ऐसे बात मत करो क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर उसे घटिया इंसान करके यहाँ से निकल जाती है। किम को समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब चारों फिर से पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। तभी किम कहता है मिस्टर जियोक आपको तारिम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। तो जियोक चालाकी दिखाते हुए कहता है अभी इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तारिम की खूबियां गिनाऊंगा तो पूरी रात कम पड़ जाएगी, क्या आपके पास इतना टाइम है। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तारिम समझ जाती है कि किम कोई ना कोई उल्टा सीधा सवाल फिर से करेगा और जियोक की तरफ इशारे करके बताती है कि यहाँ से निकलते हैं, पर जियोक उसके इशारे समझ ही नहीं पाता। तभी किम कहता है अच्छा तो तुम लोग अगले साल शादी करने वाले हो, फिर तो तुम तारिम के पेरेंट्स से भी मिल चुके हो है ना। तो जियोक कहता है हाँ मैं दोनों से मिला हूँ। किम चौंकते हुए कहता है तो ये बात है तुम दोनों से मिले हो, ये तो चमत्कार हो गया। वही तारिम की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तभी जियो कहता है हाँ पापा को तो केवल तस्वीर में मिला हूँ, काश तब मिल पाता जब वो जिंदा थे, पर मुझे पता है कि हम दोनों पर उनका आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर तो तारिम भी दंग रह जाती है। फिर उसे याद आता है कि बीच पर उसी ने कहा था कि मुझे देखो ना मेरे पास पैसे हैं, ना बॉयफ्रेंड है, ना पापा है, तो क्या हुआ, फिर भी जी रही हूँ ना। और तारिम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी किम कहता है अच्छा तो वैसे तारिम के कोई भाई बहन भी है क्या। तो तारिम बात को संभालते हुए कहती है मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है और जियो को लेकर यहाँ से जाने लगती है। जियो कहता है हम थोड़ी देर में आते हैं और किम समझ जाता है कि कोई तो गड़बड़ जरूर है। तारिम उसे पार्टी हॉल से बाहर ले आती है और कहती है वो तो हर बात को कुरेदने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं कर पाऊंगी। जियो कहता है मुझे तो साफ साफ लगा उसे तुमसे जलन हो रही थी। तो तारिम कहती है अरे तुम उसे नहीं जानते हो, पता है थोड़ी देर पहले ही मुझसे पूछ रहा था कि जियो ने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए। जियो कहता है क्या सच में। तो कहती है हाँ। जियो कुछ सोचने के बाद कहता है चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, इसे थोड़ा समय देना होगा, अब हम उनसे तब मिलेंगे जब एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे। तभी तारिम देखती है कि सारी भीड़ डांस के लिए बाहर आ रही है और उनमें किम जोन भी है। ये देखते ही वो बेफालतू में स्माइल करती है और इशारे करके बताने की कोशिश करती है, पर जियो कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। तारिम को और कोई रास्ता नहीं दिखता और वो जियो को किस करने लगती है। जियो भी ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो उसे अलग करने की ट्राई करता है पर वो हटने का नाम ही नहीं लेती और बाद में जियो भी इंजॉय करने लग जाता है। तभी देखती है कि सुजिन किम को वापस पार्टी हॉल में लेकर जा रही है और कहती है बच गए, पर जियो कुछ नहीं कहता, बस हैरान होकर उसे देखता रहता है। तो तारिम माफी मांगते हुए कहते हैं सॉरी वो किम जोन इस तरफ आ रहा था, मैं कब से तुम्हें इशारे कर रही थी पर तुम्हें पता नहीं क्यों कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर कोई बात नहीं हम पकड़े जाते उससे तो अच्छा ही हुआ ना। अब भी जियो चुपचाप उसे देखता रहता है। तारिम कहती है क्या हुआ तुम गुस्सा हो क्या, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, और जाने लगती है तो जियो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर कहता है क्या हम ये फिर से कर सकते हैं। तो तारिम उसकी बात को समझ नहीं पाती। अगले ही पल जियो उसे पकड़ के किस करने लगता है। इस बार तारिम दंग रह जाती है और दोनों किस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। बैकग्राउंड में जियो की आवाज आती है और उस रात हम नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बन गए और हमारा किस एक डायनामाइट बन गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 2 की शुरुआत उसी किस वाले सीन से होती है। जैसे ही तारिम और जियो अलग होते हैं, तारिम सदमे में होती है और चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। फिर एक जगह बैठकर अफसोस करती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या करूंगी मैं, हाँ भाग जाती हूँ यहाँ से। फिर कहती है लेकिन मुझे ये सब अच्छा क्यों लगा था, और खुद को रोकते हुए कहती है ये मैं क्या बोल रही हूँ, छोड़ो सब बकवास है। वही जियो खोया खोया सा पार्टी में चला आता है और चुपचाप ड्रिंक उठा के पीने लगता है। सुजिन कहती है अरे क्या बात है आगे प्यार में डूब के। तभी तारिम को देखकर कहती है अरे आओ आओ पधारो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो तारिम कहती है मैंने क्या कमाल किया, तुमने शायद ज्यादा पी ली है। असल में तारिम और जियो दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तभी म्यूजिक स्टार्ट होता है और सुजिन डांस करने की जिद करती है तो किम मान जाता है और जियो से कहता है तुम लोग डांस नहीं करोगे। ये सुनते ही जियो तारिम का हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ चलो चलते हैं। अब ये चारों डांस करने लगते हैं। किम की नजर इन्हीं पे होती है और उसे कोई शक ना हो, इसीलिए दोनों किसी रियल कपल की तरह डांस करते हैं। बाद में तारिम उसी पल के बारे में सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। तभी किम उसके पास आता है।
तारिम कहती है जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर किम नहीं मानता और वो जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर कहता है मानना पड़ेगा तुम्हें, मुझे जेलस करने के लिए किसी और आदमी को तुम्हारा ऐसे किस करना कमाल की चाल चली तुमने। अब मेरी बारी, चलो रूम में चलते हैं, पुराने रिश्ते को नया करते हैं। तो तारिम गुस्सा होते हुए कहती है पहले तुम सिर्फ बदतमीज थे, पर अब तो एक नंबर के घटिया इंसान बन गए हो, मेरे पीछे मत आना। और जाने लगती है। तो किम कहता है घटिया नहीं, कामयाब हो गया हूँ मेरी जान, इतना कामयाब कि तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड मेरा पीछा कर रहा है। अगर तुम मेरे ऑफर के बारे में सोचो तो केवल तुम्हारे लिए उसके बिजनेस ऑफर के बारे में सोच सकता हूँ मैं। तो आओ एक दूसरे की हेल्प करे, चाहो तो पैसे भी दे दूंगा। ये सुनकर तारिम का पारा चढ़ जाता है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारने की ट्राई करती है, पर किम उसे पकड़ लेता है। तारिम कहती है छोड़ो मुझे, पर वो नहीं मानता। तभी अचानक से जियोक आकर एक घुस्से में उसकी नाक फोड़ डालता है। किम खुद को संभालता है, फिर कहता है तुझे पता है कितनी बड़ी गलती कर रहा है तू। तो जियोक कहता है नहीं मुझे नहीं पता, और जोर से एक लात मारता है। किम घबराते हुए कहता है 1 ट्रिलियन वॉन तेरे लिए मजाक है क्या? तो जियो कहता है दांव पर चाहे 100 ट्रिलियन ही क्यों ना लगे हो, तुझ जैसे के साथ काम कभी नहीं करूंगा, अब जा यहाँ से। फिर तारिम को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में दोनों बीच पर होते हैं। तारिम उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और कहती है माफ करना, मेरे कारण तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। तो जियो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उस जैसे के साथ काम करने से मुझे और बड़ा नुकसान होता। तभी उसकी नजर पानी की लहरों पर जाती है जो रोशनी की वजह से चमक रही होती है, और वो इसे एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसकी महंगी ड्रेस खराब हो रही है, तो वो अचानक से रुक जाती है। फिर अफसोस करते हुए कहती है इन कपड़ों के लिए जितने पैसे लगे हैं उतना भी काम नहीं किया मैंने। तो जियो कहता है धीरे धीरे मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और मैं कल भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर काम के लिए नहीं, दरअसल मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। ये सुनकर तारिम समझ नहीं पाती क्या कहूँ। तभी जियो कहता है चलो डेट पर चलते हैं, और उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वहीं जियो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता है। अब रूम में आने के बाद तारिम काफी एक्साइटेड होती है कि वो कल जियो के साथ डेट पर जाएगी और खुशी के मारे बेड पर गुलेटियां मारने लगती है। वहीं जियो खोया खोया सा उसी किस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पास जोमिन कॉल करता है और कहता है भाई काम हो गया। तो जियो कहता है तेरे हिसाब से एक अच्छी किस क्या होती है भाई? जोमिन चौंकते हुए कहता है किस मतलब? तो कहता है अरे वही किस जब लोग मिलते ही दो जिसमें एक जान बन जाते हैं, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे किसी डायनामाइट की तरह। तो जोमिन कहता है तूने किम को किस कर लिया? जियो भड़कते हुए कहता है अबे तू पागल वागल है क्या? और हाँ वो किम तो घटिया इंसान है, उसे भूल जाना बेहतर है। जोमिन कहता है अच्छा मतलब काम नहीं बना, ठीक है फिर तू आजा कुछ और सोचते हैं। तो जियो कहता है चिंता मत कर, मैं वापस आके हसन को संभाल लूंगा, मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं रुका हूँ यार। जोमिन कहता है तो किसके लिए रुका? जियो कहता है अरे है कोई, खैर मैं कल नहीं आने वाला, और कॉल काट देता है। वहीं जियो के डैड नेचुरल बेबी कंपनी के मालिक है जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है और कोरिया की सबसे बेस्ट कंपनी बन गई है। जियो की बहन जीहा कहती है पता है नेचुरल बेबी को अब एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप पर लाना है, अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना ले तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। उसके डैड कहते हैं सिर्फ यही तो एक दिक्कत है। फिर सलाह देते हुए कहते हैं चेयरमैन यू के साथ काम करे तो? जिया कहती है पर वो हमारे साथ काम क्यों करेंगे? तो डैड कहते हैं तभी तो जियो को चेयरमैन यू की बेटी के साथ शादी करने के लिए कहा। ये सुनकर जिहा चौंक जाती है। इधर चेयरमैन यू की बेटी हायोंग को देखते हैं जो आर्ट गैलरी एग्जीबिशन की तैयारी कर रही होती है। वो चाहती है कि इस बार के एग्जीबिशन को आम लोग भी एंजॉय कर सके। वहीं इधर जियो को तारिम डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तारिम बताती है कि वो पिछले कई सालों से घर में ही बंद थी, बहुत सालों बाद वो इसी ट्रिप पर आई है। जियो कहता है पर इतने सालों बाद ऐसा क्यों? तो हिचकिचाते हुए कहती है वो मेरी फैमिली में कुछ परेशानियां चल रही थी, सच कहूँ तो फैमिली में दिक्कत की वजह से ही मैं यहाँ पर आई हूँ। जियो कहता है और क्या है वो दिक्कत है? तो बात को टालते हुए कहती है ओ कितना अच्छा पेड़ है वो, पता है मेरे घर के पास भी एक ऐसा ही पेड़ है, जब भी दुखी होती हूँ तो वहीं पर जाती हूँ, और पता है उसके पास एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ से मैं चॉकलेट आइसक्रीम लेकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और मेरी सारी परेशानियां एकदम से दूर हो जाती है। जियो कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है मुझे जलन हो रही है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है। तभी एक 4 लीफ क्लोवर को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है जो कि बहुत ही लकी होता है और किस्मत वालों को ही मिलता है। फिर वो इसे जियो की ओर आगे बढ़ाते हुए कहती है इसे तुम रख लो। जियो चौंकते हुए कहता है पर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो, तुमने इतनी मेहनत से इसे ढूंढा है। तो कहती है मेरा लक तो मेरे साथ में ही है खोंग जियो। और जियो उस क्लोवर को अपने पास रख लेता है। अब वो उसे बोट में लेकर जाता है। तो तारिम कहती है वैसे तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया और तुम यहाँ पे चिल कर रहे हो, तुम्हें ऑफिस में डांट नहीं पड़ेगी? तो जियो कहता है मुझे कौन डांटेगा, बॉस तो मैं ही हूँ ना। तो कहती है अच्छा तुम्हारी खुद की कंपनी है। बाद में बोट पर एंजॉय करते हुए दोनों काफी करीब आ गए थे और होटल रूम में आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों बेड पर होते हैं और अचानक से तारिम कहती है रुको मुझे अभी याद आया कि हम तो नहाए भी नहीं। जियो कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम बस यहीं पर रहना। और तारिम हाँ में जवाब देती है। वहीं इधर थाजोंग की शादी चल रही होती है और उसका होने वाला पति मिंगू टॉयलेट में बैठा होता है। क्रिप्टो में उसके सारे पैसे डूब गए थे। तभी किसी की आवाज सुनकर चुपके से देखता है कि लोन साक वाले भी टॉयलेट में आकर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उनका बॉस कहता है आखिर ये मिंगू कहाँ चला गया, बस एक बार हाथ लग जाए, पहले उसकी किडनी निकालूंगा फिर दिल और दोनों आंखें निकाल के बेचूंगा और अपना एक एक पैसा वसूल करूंगा। ये सुनकर मिंगू बुरी तरीके से डर जाता है और मौका मिलते ही थाजोंग को लेकर भाग जाता है। लोन साक वाले देखते हैं कि मिंगू और थाजोंग दोनों यहाँ पर नहीं है। तारिम की मोम पूछती है आप लोग कौन है? तो वो
लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं और पूछते हैं बता बुढ़िया कहाँ छुपाया उन दोनों को। तारिम की मोम को समझ नहीं पाती। जब वो लोग चले जाते हैं तो वो सानू को बुलाती है और वो उसे घर लेकर आता है। सानू कहता है आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी तारिम की मोम के पास ताजोंग का टेक्स्ट आता है कि मम्मा मिंगू ने कहा था वो पैसे लौटा देगा। मैंने उसे अपनी सेविंग्स दी, घर गिरवी रख के पैसे दिए और कुछ लोगों से उधार लेकर भी दिए, पर वो क्रिप्टो में सारे पैसे हार गया। मैसेज पढ़ते ही उसकी मोम की हालत बिगड़ जाती है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और सानू घबरा जाता है। इधर तारिम मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है कि क्या वो सच में ये सब करने वाली है। तभी उसका फोन रिंग होता है, जाकर फोन उठाती है तो सानू कहता है तारिम कहाँ हो, जल्दी घर आओ, आंटी बेहोश हो गई। ये सुनते ही वो घबरा जाती है और फोन स्पीकर पे करके होटल से बाहर भागती है। सानू कहता है ताजोंग और उसका पति 20 शादी में पता नहीं कहाँ पे भाग गए। आंटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मैं सीधा उन्हें हॉस्पिटल ले आया, डॉक्टर ने कहा उन्हें हार्ट अटैक आया है और अभी उनकी सर्जरी चल रही है। वहीं जियो वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि तारिम यहाँ पर नहीं है। वो उसे आवाज भी लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। रूम से बाहर आकर देखता है तो वो होटल से बाहर की तरफ भाग रही होती है। ये देखते ही वो घबरा जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है पर तारिम उसके पीछे से निकल जाती है और वो उसे देख नहीं पाता। जियो बेचारा काफी दुखी होता है। अगले सीन में तारिम दौड़कर अस्पताल में आती है और पूछती है मम्मा ठीक तो है ना। तो सानू कहता है अभी कुछ नहीं कह सकते, मैं उन्हें टाइम पर लेकर आ गया था पर डॉक्टर ने वेट करने को बोला है। ये सुनकर तारिम टूट जाती है और फूट फूट के रोने लग जाती है। सानू उसे शांत करता है और कहता है उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। इधर जियो के पास कॉल आता है और जोमिन कहता है भाई तू कहाँ पर है। तो कहता है मैं सियोल आ गया, हसन का मामला संभाल लिया मैंने, उन्होंने पहले ही किम जोन की रिपोर्ट निकाल रखी थी, उसे ना लेने के लिए मुझे थैंक्स बोल रहे थे। जोमिन कहता है चलो अच्छा हुआ। फिर कहता है अरे हाँ वो कल तू बता रहा था ना, अब बता। तो जियो कहता है उसे भूल जा, जाने दे उसे। जोमिन कहता है कल तो बड़ा डायनामाइट वगैरह क्या क्या बोल रहा था। तो जियो भड़क जाता है और उसे फोन रख देने के लिए कहता है। फिर गुस्से में कहता है भाड़ में गया इसे प्यार व्यार। तभी एक पेड़ को देखता है और दौड़कर उसके पास जाता है। उस पेड़ को देखकर याद आता है कि तारिम के घर के पास भी ऐसा एक पेड़ है। जब भी वो दुखी होती है तो उसके पास वाली दुकान से चॉकलेट आइसक्रीम लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। पर यहाँ तो कोई दुकान नहीं होती, मतलब ये वो वाला पेड़ नहीं है जिसके बारे में उसने बताया था। इधर तारिम की मोम की सर्जरी ठीक से हो जाती है। सानू आकर समझाता है कि तुम कल रात से नहीं सोई, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, आंटी के पास मैं हूँ यहाँ पर। तारिम कहती है ठीक है और बिल पे करने के लिए काउंटर पे आती है तो इतनी बड़ी अमाउंट देखकर चौंकते हुए कहती है ये हॉस्पिटल बिल कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा मैम। काउंटर वाली कहती है ये तो केवल सर्जरी की फीस है, वो जितने दिन अस्पताल में रुकेगी उतना बिल बढ़ता जाएगा, जब डिस्चार्ज होगी हम तभी फाइनल बिल बता पाएंगे, तब तक आप सर्जरी के पैसे दे दीजिए, बाकी बाद में दे दीजिएगा। ये सुनकर तो वो और ज्यादा दुखी हो जाती है कि इतने पैसे कहाँ से लाएगी। घर पे जाते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उस पेड़ को देखकर बचपन के उस पल को याद करती है जब एक दिन स्कूल में उसकी छोटी बहन को किसी ने तंग किया तो तारिम ने उसकी बैंड बजा के रख दी और अपने डैड से कहा मैं बड़ी होकर आपकी और मोम की भी रक्षा करूंगी। ये सुनकर उसके डैड काफी खुश होते हैं कि उनकी बेटी कमजोर नहीं है। वही ताजोंग तो उसे अपना हीरो मानती थी। अब घर आती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो बताता है कि वो बैंक से आया है। ताजोंग ने घर को गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था पर वो पुराना लोन भी नहीं चुका पाई। अगर ऐसा ही रहा तो हमें घर को नीलाम करना होगा। ये जानने के बाद तारिम उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका फोन ही नहीं लगता तो वॉइस मैसेज करती है कि ताजोंग कहाँ हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम हमारा घर गिरवी कैसे रख सकती हो, अगर घर नीलाम हुआ तो मम्मा और मैं क्या सड़कों पे रहेंगे। फिर रोते हुए कहती है तुम्हें पता है मम्मा को हार्ट अटैक आया था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और फूट फूट के रोने लग जाती है। फिर रात में बैठकर इसी पल के बारे में सोच रही होती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है और उस पल को याद करती है जब वो जियो के साथ पार्टी में डांस कर रही थी और अपने आप से ही कहती है अभी याद आया मैं तो उसको बाय बोलकर भी नहीं आई, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। अगले दिन वो बैंक पे लोन लेने जाती है तो क्रेडिट स्कोर खराब होने और बेरोजगारी के चलते उसे 2 मिलियन वोन ही दिए जाते हैं। वो इसे लेकर चली आती है ताकि एक बार के लिए अपनी मोम का बिल भर सके। पैसों के लिए छोटे मोटे काम करती है, दिन में एक मॉल में साफ सफाई करती है, शाम को एक बार में जाती है और रात में डिलीवरी करने का काम करती है। यही उसका डेली का रूटीन बन जाता है। इतने सारे काम करने के बाद भी एक दिन में इतने पैसे नहीं कमा पाती कि अपनी मोम के हॉस्पिटल बिल्स को भर सके, पर वो हार नहीं मानती और गधों की तरह काम करती है। वहीं ताजोंग उसके मैसेज को सुन रही होती है। तारिम कहती है मम्मा की सर्जरी अच्छे से हो गई है तो जल्दी होश आ जाएगा, इसलिए तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना, तुम आराम से रहना, मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम जहाँ भी हो अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पे खाना। ये सुनकर ताजोंग की आंखें नम हो जाती है। मिंगू कहता है तुम एक ही मैसेज को बार बार क्यों सुन रही हो, तो उस पर भड़क जाती है और कहती है ऐसे वक्त पर तुम खाना कैसे खा सकते हो। वहीं हायोंग को अपने एग्जीबिशन के लिए कोई भी फोटो पसंद नहीं आता तो उसकी एम्प्लॉय कहती है मैम अगर आप बुरा ना माने तो कुछ फोटोज दिखाऊं, वो फेमस फोटोग्राफर तो नहीं है पर मुझे जो काम पसंद आए थे उन्हें सेव करके रखा है। हायोंग उन फोटोज को देखती है तो वो उसे काफी अच्छे लगते हैं। फिर एक फोटो को देखकर रुक जाती है और कहती है इतनी बढ़िया फोटो, ये किस फोटोग्राफर ने ली है। तो एम्प्लॉय बताती है कि उसका नाम किम सानू है, इस फोटो से उसने एक कॉन्टेस्ट भी जीता था पर उसके बाद जैसे वो गायब भी हो गया। हायोंग कहती है इस किम सानू के बारे में पता करके बताइए। तो
एम्प्लॉई ओके मैम कह के चली जाती है। इधर जियो सियोल शहर के सारे पेड़ों को चेक कर रहा होता है और फाइनली उसे एक पेड़ मिलता है जिसके पास एक चॉकलेट आइसक्रीम की दुकान भी होती है। ये देखकर जियो काफी खुश होता है, फिर आइसक्रीम लेके उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दिन से रात हो जाती है पर तारिम उसे वहाँ नहीं मिलती। तभी वहाँ से गुजरती एक लड़की को देखकर खड़ा हो जाता है, पर पास आने पर पता चलता है कि ये तो कोई और ही है। थक हार के घर चला आता है तो जोमिन कहता है भाई ऐसी कौन सी हूर की परी मिल गई जो तो पूरा दिन गायब रहता है। जियो कहता है वो लड़की मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की तरह है, तूने ही तो कहा था केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो जोमिन एक्साइटेड होते हुए कहता है ओ मतलब सपनों की रानी मिल गई, तो क्या कर रहा है इधर, जाकर ढूंढ उसे, मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। ये सुनकर जियो उसकी तरफ देखता है, फिर दोनों तारिम का स्केच बनाने में लग जाते हैं। जियो उसे हुलिया बताता है और जोमिन स्केच बनाता है। जोमिन कहता है आलू जैसी नाक और आगे बता, तो खिलखिलाते हुए कहता है वो हंसती है तो क्यूट लगती है। जोमिन कहता है बादाम जैसी आंखों वाली क्यूट लड़की, फिर तो पूरा टैलेंट लगाना पड़ेगा। तभी डोर बेल बजती है और जोमिन कहता है लगता है खाना आ गया, और डिलीवरी लेने के लिए जाता है तो खाना लेकर और कोई नहीं बल्कि खुद तारिम ही आई होती है। पर तारिम और जियो एक दूसरे को नहीं देख पाते और वो खाना डिलीवर करने के बाद यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जियो फिर से उसी पेड़ के पास जाता है और तारिम के बारे में पूछताछ करता है। उसके पास तारिम की फोटो नहीं होती। वहाँ बेटी लेडी पूछती है बेटा उसका नाम क्या है। इससे पहले कि वो नाम बता पाता उसके पास कॉल आता है और वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। वहीं इधर जियो के डैड, उसकी मोम और जिहा का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर उसकी मोम से सवाल करती है कि जिहा घर में किस तरह की बेटी है, तो उसकी मोम जोर जोर से हंसने लग जाती है और किसी साइको की तरह बिहेव करती है। तभी जियो दौड़ कर आता है और अपनी मोम को संभालता है, फिर उसे यहाँ से लेकर निकल जाता है। डैड कहते हैं माफ करना, अभी इंटरव्यू यहीं पर खत्म करना होगा, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। जियो अपनी मोम से कहता है थोड़ा आराम कीजिए, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, और गुस्से में यहाँ से निकल पड़ता है। उसके डैड एक एम्प्लॉय से कह रहे होते हैं देखो कोई दिक्कत ना हो, कहीं वो रिपोर्टर कुछ गलत न छाप दे। तभी यहाँ पर जियो आता है और कहता है आपका दिमाग तो ठीक है ना, दवाइयों की वजह से मोम को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पर आपको तो उन्हें बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना है। उसके डैड कहते हैं उसे बस आके साथ में बैठना ही तो था, घर के काम छोड़ दिया पर इतना तो कर ही सकती है ना। तो जियो कहता है इस सब की वजह आप हो, क्या लगता है मोम कुछ भी क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सुनते ही उसके डैड थप्पड़ मारते हुए कहते हैं क्या बकवास कर रहा है। जियो कहता है प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें, डिवोर्स दे दीजिए। डैड चौंकते हुए कहते हैं डिवोर्स, भूल गया कि हमारी कंपनी क्या करती है। तो कहता है प्यार और ईमानदारी के साथ बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, और आपने मोम को इसीलिए साथ में रखा है ताकि कंपनी की इमेज बनी रहे। इंसान की जिंदगी से ज्यादा आपको अपनी इमेज की पड़ी है। फिर कहता है अगर आपने उनको डिवोर्स दिया तो जो बोलोगे वो करूंगा। डैड कहते हैं ठीक है हो जाएगा, उसके बाद तू जो फालतू काम कर रहा है उसे छोड़कर मेरी कंपनी ज्वाइन करेगा, और हाँ चेयरमैन यू की बेटी से शादी भी करेगा। जियो कहता है ठीक है फिर मैं इसका एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ ताकि आप अपना वादा कभी ना भूले। जिहा भी इनकी बातें सुन रही होती है। इतना कह के जियो यहाँ से निकल जाता है। डैड कहते हैं तुमने सुना ना, कंपनी में अपने भाई के लिए एक पोजीशन बनाओ। तो जिया कहती है ठीक है पर क्या आप सच में ये करेंगे, इसके बदले मोम को डिवोर्स देंगे। तो कहता है सौदे और जंग में सब कुछ जायज होता है। फिर मुस्कुराता है तो जिया भी उसे देखकर मुस्कुराती है। वही जियो अपनी मोम को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होता है और कहता है पता है मोम मुझे पहले ही ये सब रोक देना चाहिए था। तो उसकी मोम कहती है तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बेटा। तभी वो अपनी मोम के हाथ पर बने वो निशान देखता है और उस पल को याद करता है जब उसकी मोम ने खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी। जियो खुद से ही कहता है मोम बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, आपको इस नरक से निकाल कर ही रहूंगा। इधर जिहा ऑफिस में जाती है तो देखती है कि उसका मैनेजर एक औरत से बहस कर रहा होता है कि आप इस जॉब के लायक नहीं है, पर वो लेडी ये मानने को तैयार ही नहीं होती। जिया कहती है लाओ मुझे दिखाओ, और उसके रेज्यूमे को पढ़ते हुए कहती है तो पहली कंपनी में आपने पूरे 3 महीने काम किया। औरत कहती है मैं शादी के बाद तुरंत प्रेग्नेंट हो गई थी, तबीयत खराब रहती थी। जिया कहती है ओ अच्छा, और दूसरी जॉब 2 महीने में ही छोड़ दी। तो औरत कहती है दूसरे बच्चे के टाइम तो दिक्कतें और भी बढ़ गई थी। जिया कहती है और तीसरी कंपनी 1 ही महीने में। तो औरत कहती है छोटे वाले को निमोनिया हो गया था, उसके साथ में रहना था। तभी मैनेजर उसकी बात को काटते हुए कहता है इसीलिए तो कह रहा हूँ अपने घर जाइए, बच्चों का ख्याल रखिए, इससे पता है कंपनी का कितना नुकसान होता है। तो औरत भड़कते हुए कहती है क्या नुकसान होता है, एक कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है उसके लिए एक माँ का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा तो किसका आएगा बोलो। तभी जिहा अपने डैड की कही बातें याद करती है कि कंपनी में अपने भाई के लिए पोजीशन बनाओ, और वो कहती है बिल्कुल सही कहा आपने, बात में दम है। ये सुनकर मैनेजर चौंकते हुए कहता है ये क्या कह दिया मैम आपने, मुझे पता है वो ठीक से काम नहीं करेगी। जिया कहती है अच्छा तो है, ऐसी ओल्ड लेडीज हायर करो जो छोटी बच्चियों की माँ हो, और उनकी एक टीम बनाओ। मैनेजर चौंकते हुए कहता है टीम बनाओ। तो कहती है जिनका रेज्यूमे सबसे घटिया लगे, पर्सनालिटी सबसे बकवास हो, बात करने की तमीज ना हो, उन्हें हायर करो। 6 साल से छोटे बच्चों की माओ को जरूर बुलाओ, उन सब का इंटरव्यू लेंगे। मैनेजर कहता है पर हम ऐसी औरतों को हायर क्यों कर रहे हैं। तो कहती है मेरा भाई कंपनी ज्वाइन कर रहा है, तो बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे एक कमाल की टीम बना कर दूं। इधर तारिम की मोम होश में आती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तारिम कहती है मम्मा पता है आपकी सर्जरी बिल्कुल अच्छे से हुई है और अब आप जल्दी ठीक हो जाओगी। तो उसकी माँ कहती है मुझे माफ करना बेटा। तो कहती है माफी क्यों मांग रहे हो, बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी बेटी सब संभाल लेगी। माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर सानू के पास आकर उसका शुक्रिया करती है। सानू कहता है मैं सोच रहा था स्टूडियो से अपना डिपॉजिट वापस ले लेता हूँ, आंटी की मेडिकल बिल उससे कवर हो जाएंगे, मेरे डिवोर्स
उसके बाद आंटी ने जून का अपने पोते की तरह ख्याल रखा था। तुम्हारी मम्मा मेरे लिए माँ से कम नहीं है। तो तारिम गुस्सा होते हुए कहते क्या कहा, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वो जून की पढ़ाई के लिए बचा कर रखो। सानू कहता है तो इतने पैसे कहाँ से लाओगी। तारिम कहती है अब कोई ऐसा काम ढूंढूंगी जिससे मुझे ढंग की सैलरी मिले। एक बार जॉब मिल गई तो आसानी से कहीं भी लोन मिल जाएगा। अब रात में बैठकर जॉब के बारे में सर्च करते हुए कहती है अपनी एज के हिसाब से तो मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं और फ्रेशर की तरह मुझे कोई लेने वाला नहीं है। तभी एक जॉब देखकर चौंकते हुए कहते हैं कोई भी एज चलेगी, ना एक्सपीरियंस चाहिए ना डिग्री, जरूरत है ऐसी मोम्स की जिनका बच्चा 6 साल से कम हो, बस इतना ही चाहिए। तो मतलब मुझे एक बच्चा चाहिए, पर मैं बच्चा कहाँ से लाऊंगी, बच्चा आसमान से तो टपकने वाला है नहीं। तभी सानू और जून की आवाज सुनती है और खुद से ही कहती है अरे बच्चा तो पहले से ही मेरे घर में है, देखा जाए तो जून मेरे बहुत करीब है और मैं एक तरह से उसकी माँ जैसी ही तो हूँ। फिर कहती है अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती। पर वो सो भी नहीं पाती और उसी के बारे में सोचते हुए सुबह हो जाती है। फिर डेट की फोटो से कहती है जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं किया तो फुटपाथ पर रहने की नौबत आ जाएगी, प्लीज इस बार मुझे माफ करना। और जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अगले दिन जियो ऑफिस में आता है। जिया कहती है तुम कोई टीम हैंडल करना चाहोगे या फिर कुछ और। तो कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट दो जहाँ काम ना हो और ना ही जिम्मेदारी हो। जिया कहती है ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं करना, दरअसल हम कुछ वक्त से एक टीएफ टीम बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो कहता है टीएफ टीम क्या होता है। जिया कहती है वो माए जो बच्चे पाल रही है वो हर चीज में जुड़ी होंगी, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, इससे क्वालिटी बेहतर होगी। जियो कहता है और मैं लीड क्यों करूँ। तो जिया कहती है वो इसलिए क्योंकि सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है जिसमें माओ को काम मिले, इससे कंपनी को बहुत फायदा होगा। फिर उसे रेज्यूमे दिखाती है जो उसने इंटरव्यू के लिए फाइनल किए हैं। जियो थोड़े बहुत रेज्यूमे देखता है, इनमें तारिम का भी रेज्यूमे होता है पर वो उसे देख नहीं पाता। फिर कहता है खैर छोड़ो, तुम्हें जो सही लगे उन्हें चुन लो, और उठकर जाने लगता है। तो जिया कहती है अरे क्या कर रहे हो, टीम तो तुम्हारी है ना, अच्छा कल तो टाइम से आ जाना। अगले दिन जियो को उसकी बहन और कुछ मैनेजर मिलकर इंटरव्यू ले रहे होते हैं। जियो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वही तारिम भी बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है। तभी तारिम का नाम पुकारा जाता है और वो इंटरव्यू रूम में जाती है। फिर सबको हेलो बोल के जैसे ही सामने देखती है तो दंग रह जाती है। जियो भी हैरान रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 3 की शुरुआत में टीएफ टीम के लिए इंटरव्यू चल रहे होते हैं। तभी एक लेडी रोते हुए बाहर आती है और तारिम उसे देखकर घबरा जाती है। उसे अपने पिछले इंटरव्यूज याद आते हैं। वो उठकर जाने लगती है पर अचानक से अपनी मोम के बारे में सोचकर रुक जाती है। तभी उसका नाम पुकारा जाता है और हिम्मत करके वो रूम में चली आती है। मैनेजर कहता है मिस्टर जियो कहाँ पर चले गए। तो जिहा कहते हैं जाने दो उन्हें। वहीं जोमिन कहता है भाई सुन, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुए, तू कहाँ पर जा रहा है। तो जियो कहता है वहाँ पर कोई भी किसी भी काम की नहीं है, उनमें से चुनने लायक तो कोई भी नहीं है, वैसे भी 6 महीने में ये टीम खत्म हो जाएगी और तब तक हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए ज्यादा दिमाग मत चला, जरा चिल कर, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से निकल जाता है। इधर तारिम का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो लोग उसके कॉलेज और पढ़ाई को लेकर खूब मजाक बनाते हैं, पर तारिम को कैसे भी करके जॉब चाहिए होती है और वो जोर से चिल्लाती है अगर आप मुझे हायर करेंगे तो मैं पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगी। तो फैसला कीजिए कि आप जब चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें काम करवाना चाहते हैं। तो मैनेजर दबी आवाज में कहता है ये लड़की तो पूरी पागल लगती है। फिर कहता आने के लिए शुक्रिया। तो तारिम कहती है आप दोनों का भी शुक्रिया। वही जी हाँ मनी मन सोचती है लाइफ में कुछ किया नहीं और सपने बड़े बड़े हैं, यही लड़की चाहिए और उसे टीएफ टीम में शामिल कर लेती है। रात में तारिम उसी पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी सानो आकर कहता है तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो। तो कहती है हाँ वो लोग आज बताने वाले थे, लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सानो कहता है अभी भी टाइम बाकी है, हो सकता है कॉल आ जाए। तो परेशान होते हुए कहती है यार मैं बिना इंटरव्यू से नहीं डरने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल आई। सानू कहता है तुम्हें याद है स्कूल में जब बच्चे इस बात का मजाक उड़ाते थे कि मेरी माँ नहीं है, तो तुम उन सबसे लड़ती थी और मुझे संभालती थी। उन लंबे चौड़े लड़कों को देखकर मैं तो डर जाता था, पर तुम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारती थी, बिना सोचे समझे उन लड़कों से भिड़ जाती थी। तो तारिम कहती है सच में ऐसा करती थी। तो सानू कहता है और क्या, मेरे लिए तो कोतारिम ही मेरी असली हीरो है। हाँ पर हीरो की लाइफ में भी थोड़ी मुश्किलें तो आती ही है, पर उन मुश्किलों को जो हरा दे वो ही असली हीरो कहलाता है। तारिम कहती है दिल रखने के लिए बोल रहा है ना। तो कहता है नहीं यार चलो तुम्हें कुछ बढ़िया सा खिलाता हूँ। तभी तारिम का फोन रिंग होता है और पूरी बात सुनने के बाद एक्साइटेड होते हुए कहती है हाँ मैं समझ गई और उनका शुक्रिया करती है। फिर सानू को बताती है कि मुझे जॉब मिल गई। ये सुनकर सानू भी काफी एक्साइटेड होता है और दोनों खुशी के मारे झूम उठते हैं। अगले दिन तारिम अपनी मोम के पास जाती है। मोम कहती है आज तो तुम्हारी जॉब का फर्स्ट डे है, लेट हो जाओगी, यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है आप चाहती थी ना मुझे ऑफिस जाते हुए देखे, चलिए देखिए मुझे। तो मोम कहती है मजाक छोड़ो बेटा, बड़ों की बात मानना और काम ईमानदारी से करना। फिर उसे खाने के लिए कुछ देती है ताकि उसका पेट भरा रहे और काम ठीक से कर सके। तारिम कहती है मम्मा 6 महीने की ट्रेनिंग में सब कुछ सीख जाऊंगी, फिर देखना फुल टाइम जॉब करूंगी वहाँ पर। फिर मम्मा को बाय बोल के यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में गुस्से कहती है कोतारिम आज के बाद से तू एक शादीशुदा लड़की है, तेरा हस्बैंड है और एक 6 साल का बच्चा भी है, ये याद रखना, भूलना मत। ऑफिस में जाती है तो उसके अलावा भी मदर टीएफ टीम में 3 और लेडीज होती है और ये सब आते ही टेबल पे नाश्ता लगा के बैठ जाती है, जोर जोर से हंसती है और पागलों की तरह बिहेव करती है। तभी मार्केटिंग टीम का लीडर मिस्टर माजोंग आकर बताता है कि उनके टीम लीडर आ रहे हैं तो सब थोड़ा ढंग से पेश आना। सब लाइन से खड़ी हो जाती है और जैसे ही जियोक, जिहा और जोमिन आते हैं सब नीचे झुककर उन्हें हेलो कहती है।
है। जैसे ही वापस सीधी होती है तो जियोक और तारिम एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। जिया कहती है ठीक है, इनसे मिले, ये है टीम मैनेजर मिस्टर खोंग जियोक जो मदर टीएफ टीम को लीड करेंगे। फिर कहती है और जियोक ये है मदर टीएफ टीम जो 6 साल से छोटे बच्चों की मम्मियां हैं। ये सुनकर जियोक चौंकते हुए मन ही मन कहता है मम्मियां हैं। अब मीटिंग रूम में जिहा बता रही होती है कि ये टीम चेयरमैन के कहने पर बनी है, इसीलिए आप सबसे काफी उम्मीदें हैं। 6 महीने की परफॉर्मेंस के बाद जो अच्छा काम करेगा उसे फुल टाइम भी रखा जा सकता है, इसलिए अच्छा काम कीजिए। फिर कहते हैं मिस्टर खोंग आप भी कुछ कहना चाहेंगे, पर जियोक तो खोया खोया सा बैठा होता है। ये देखते ही जोमिन उसे होश में लाता है और कहता है मिस्टर खोंग टीम के लिए दो सब कही है ना। तो जियोक कुछ सोचने के बाद कहता है तो आप सभी के बच्चे हैं, है ना? तो सब लोग कहते हैं हाँ, जॉब मिलने की कंडीशन ही यही थी। ये सुनकर जियोक अपना सर पकड़ लेता है। फिर कहता है और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तारिम हक्की बक्की रह जाती है और खुद को संभालते हुए कहती है मेरा एक बच्चा है। ये सुनते ही जियोक अपना आपा खो देता है और जोर जोर से पागलों की तरह हंसता है। जिया बात को संभालते हुए कहती है मिस्टर माजोंग आपने इनको वेलकम किट नहीं दिया क्या? जाइए लेकर आइए। तो तारिम कहती है रुकिए मैं लेकर आती हूँ और यहाँ से निकल जाती है। वेलकम किट लेकर वापस आते हुए अपनी किस्मत को बुरा भला कह रही होती है कि उसने तो कहा था कि वो कंपनी का सीईओ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलते हुए जियोक से टकरा जाती है और सामने जियोक को देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है। अगले सीन में दोनों बिल्डिंग की छत पे होते हैं। जियो कहता है तुम्हारा हस्बैंड है और एक 6 साल का बच्चा भी है, तुमने ये जॉब अप्लाई की क्योंकि तुम्हें बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है, यही सब लिखा था ना तुमने अपनी जॉब एप्लीकेशन में। तो कहते हैं मुझे माफ कर दो। जियो कहता है माफ कर दूं और जोर से हंसता है। फिर कहता है अच्छा ये बताओ तुमने ये क्यों बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो कहती है अच्छा मैंने ऐसा बोला था? फिर कहती है हाँ मेरा तो बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा तो हस्बैंड है। तो जियो भड़कते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम सच में दिमाग से पैदल हो? तुम्हारा हस्बैंड है, एक बच्चा है, फिर भी तुमने मुझे किस किया? फिर कहता है ठीक है कोई नहीं, चलो एक बार के लिए वो भूल भी जाए, लेकिन तुम दूसरे दिन मेरे साथ डेट पे क्यों आई? उस दिन अगर हम थोड़ा बहुत बहक जाते तो फिर क्या होता? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ। तो बातें बनाते हुए कहती है मेरा अपने पति के साथ झगड़ा हो गया था तो मैं गुस्से में जेजू आइलैंड आ गई, पहली बार अपने पति और बच्चे से दूर गई थी तो थोड़ा जोश में आ गई और इससे पहले कि कुछ समझ पाती हम डेट पर थे। ये सुनकर जियो उस पल को याद करता है जब तारिम ने बताया था कि वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर आई है। जियो कड़ियों को जोड़ते हुए कहता है और वो फैमिली प्रॉब्लम कहीं तुम्हारे पति से झगड़ा तो नहीं था और घर में जो कैद होने की बात तुम कर रही थी वो बच्चे की वजह से था? तो एक्साइटेड होते हुए कहती है हाँ सही कहा, इसलिए जब मैं जेजू आइलैंड आई तो मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। जियो कहता है ओ तभी तुम वहाँ से अचानक भागी थी। फिर गुस्सा होते हुए कहता है जब तुम मेरे साथ बेड पर थी तब जाकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी एक सिक्योरिटी वाला आकर कहता है आप लोग कौन है? यहाँ ऊपर बिना परमिशन के नहीं आ सकते, नीचे जाओ। तो तारिम कहते हैं जी माफ कीजिए और जियो से कहते हैं जाने के लिए बोल रहे हैं। वही जियो उसकी कहानी सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। इधर हायोंग के डैड मिस्टर यू कहते हैं आजकल तुम कहाँ पर बिजी हो? तो हायोंग कहते हैं सॉरी डैड, फोटो एग्जीबिशन के लिए मीटिंग में बिजी थी। मिस्टर यू कहते हैं अच्छा सौदा फायदे का है? तो हिचकिचाते हुए कहती है इससे मैं लोगों के और करीब आ सकती हूँ। तो मिस्टर यू गुस्सा होते हुए कहते हैं ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है जहाँ हर कोई उठ के आ सकता है, बेहतर होगा अपनी शादी पे ध्यान दो, इसी में तुम्हारा फायदा है। ये सुनकर हायोंग दुखी हो जाती है। वही उसकी मोम हान भी उसकी तरफ मुंह बनाकर जाती है। अब वो अपने एम्प्लॉय से किम सानो के बारे में पूछती है तो एम्प्लॉय कहती है हाँ मैम आज सुबह ही उनसे बात हुई, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, वो बेबी स्टूडियो चलाते हैं तो आर्टिस्ट के तौर पर काम नहीं करेंगे। ये सुनकर हायोंग को समझ नहीं आता क्या करूं। फिर अपना पर्स उठाकर जाते हुए कहती है जल्दी उनके स्टूडियो का पता भेजो। इधर टीएफ टीम अपना वेलकम किट देख रही होती है और अपनी नई आईडीज देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं। जिनी कहते हैं चलो अपना आईडी मिलने की खुशी में एक सेल्फी तो बनती है। जोमिन कहता है लाइए मैं खींच देता हूँ। तभी वहाँ से जियो गुजरता है और जिनी उसे रुकाते हुए कहते हैं बॉस आइए ना, हम लड़कियों के साथ एक फोटो लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सुनकर जियो उनके पास आता है और कहता है सेल्फी वगैरह छोड़िए, टीम मैनेजर के नाते मैं एक बात कहूंगा, आप सबकी काबिलियत मुझे आपके रेज्यूमे और इंटरव्यू से पता चल गई है। तो बात यह है कि मुझे आप में से किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। 6 महीने तक आइए, आराम कीजिए, टाइम पास कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे आप में से कोई भी परेशान नहीं करेगा, समझ आया? फिर यहाँ से निकल जाता है। वहीं तारिम की सांस में सांस आती है कि अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं बोला। इधर हायोंग सानू का पता ढूंढ रही होती है और उसके अड्डे पर जाकर पहली बार उसे देखती है। सानू एक बच्चे का फोटो शूट कर रहा होता है और फोटो लेते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालता है, अजीब हरकतें करता है, कभी शेर बन के दिखाता है तो कभी कुछ और। ये देखकर हायोंग मुस्कुराती है और उसके फोटोशूट को एंजॉय करने लगती है। काम खत्म होते ही उसके पास जाकर बैठ जाती है। सानू कहता है आप कौन? तो कहती है मैं यू हायोंग, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ तेयू आर्ट हॉल। ये सुनते ही सानू हड़ बताते हुए कहता है आइए अंदर चल के बात करते हैं। तो कहती है नहीं यहीं पर सही है, बैठो ना, मौसम भी अच्छा है। सानू कहता है सॉरी आपको इतना वेट करवाया। तो कहती है मैं बिना बताए आ गई तो कोई बात नहीं, और मैं बोर तो बिल्कुल भी नहीं हुई, तुम्हें देखकर टाइम पास जो हो गया मेरा। सानू चौंकते हुए कहता है क्या? तो उसकी नकल करते हुए कहती है ऐसे कौन करता है? सानू बात को टालते हुए कहता है बताइए क्या काम है? तो एक फोटो दिखाते हुए कहती है मैं यहाँ इसकी वजह से आई हूँ, ये लड़की इसमें इतनी खुश लग रही है कि मुझे इससे जलन हो रही है और मैं सोच रही थी कि इतनी अच्छी फोटो किसने ली होगी, पर तुम्हें देखने के बाद सब समझ आ गया, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? ये सुनकर सानू कुछ बोल नहीं पाता। हायोंग कहते हैं इसकी आंखों में साफ दिख रहा है फोटो खींचने वाले को ये कितना चाहती है। मैं चाहती हूँ एग्जीबिशन में इस फोटो को मेन पीस रखूं। सानू भड़कते हुए कहता है हाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो कहती है पर क्यों? फिर कहती है ब्रेकअप हो गया ना, उसकी टेंशन मत लो, मेरी टीम तुम्हारी एक्स से परमिशन ले लेगी,
देगी, मुझे उसका कॉन्टेक्ट दे दो। सानू कहता है वो परमिशन नहीं देगी और उसका कोई भी कॉन्टेक्ट मेरे पास नहीं है। तो कहती है लगता है बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था, वैसे क्या हुआ था? चिंता मत करो, मुझे बता सकते हो। पर सानू कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। तो कहती है समझ गई, पर तुम्हारे पास तो और भी अच्छी फोटोज होंगी ना? तो फिर से भड़कते हुए कहता है और नहीं है, आप देख सकती है मैं अपना गुजारा कैसे कर रहा हूँ। माफ करना, बिना मतलब आप इतनी दूर आ गई। तो हायोंग कहती है देखो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। सानू बात को टालते हुए कहता है मुझे कहीं पर जाना है और जाने लगता है। तो उसका हाथ पकड़ के वापस बिठाते हुए कहती है 1 मिनट रुको। फिर अपना कार्ड देते हुए कहती है फ्यूचर में कभी मन बदले तो कांटेक्ट करना। ज्यादा कुछ नहीं, बस 8 होल पूरी ट्राई करेगा, तुम्हें पूरा सम्मान दिलाया जाए। रात में ड्यूटी पूरी होते ही टीएफ टीम ऑफिस से निकल जाती है। तारिम कहती है मुझे दूसरी ओर जाना है और सबको बाय कहती है। फिर खुद भी निकल पड़ती है। तभी सामने जियो को देखती है, वो उसकी तरफ इशारा करता है और तारिम घबरा जाती है। अगले सीन में तारिम कह रही होती है मैं दिल से माफी मांगती हूँ, ताने मारना है, कोसना है, जो करना है करो। देखो मैं समझती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर जेजू आइलैंड पर जो भी हुआ हम उसे राज रख सकते हैं क्या? जियो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं दुनिया को बताता फिरूंगा? तो एक्साइटेड होते हुए कहती है ओ थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं, पता है मैं कितनी टेंशन में थी। जियो कहता है राज रहेगा क्योंकि कल तुम इस कंपनी से रिजाइन करोगी। तो चौंकते हुए कहती है क्या? तो जियो कहता है जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, कल चुपचाप रिजाइन करना और इसे मजाक मत समझना। फिर जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ आप मुझसे गुस्सा है, पर मुझे रिजाइन करने के लिए मत कहो, मेरे घर पे इमरजेंसी है और मुझे पैसों की जरूरत है। जियो कहता है तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करोगी और मैं बस तुम्हारी बातें मानूं? बोलो ये सही है क्या? पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी, मुझे लगा कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है या शायद तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें आइडिया भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? तो हैरान होते हुए कहती है आपने सच में मुझे ढूंढा? कहाँ ढूंढा? तो जियो बात को टालते हुए कहता है अब छोड़ो ये सब, कल तक रिजाइन करके ऑफिस से निकल जाना, और खुद भी यहाँ से निकल जाता है। वही तारिम उसी के बारे में सोचती रह जाती है। इधर जियो के एक बार में आकर पीने बैठ जाता है और तारिम के बारे में सोच रहा होता है। तभी जोमिन आकर कहता है आज ऑफिस में तेरा मूड ऑफ क्यों था, कोई टेंशन है क्या? तो कहता है वो जेजू आइलैंड वाली लड़की याद है, वो शादीशुदा है। ये सुनकर तो जोमिन भी दंग रह जाता है। तभी जियो कहता है उसका एक बेटा भी है यार, और रोने लग जाता है। जोमिन उसे शांत करते हुए कहता है अरे छोड़ ये सब होता रहता है, तू भूल जा। तो जियो खुद को संभालते हुए कहता है हाँ सही कहा। वहीं तारिम खुद से ही कहती है जानती हूँ कि सारी गलती मेरी है और रिजाइन देने का फैसला करती है। तभी वो अपनी मम्मा के बारे में सोचती है और कहती है भाड़ में गया सब, मुझे बस अपनी मम्मा को बचाना है, बेइज्जती सहनी पड़े, परेशानी उठानी हो, सब सहन कर लूंगी मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जियो मुस्कुराते हुए ऑफिस में आता है। तारिम उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाती। तभी तारिम के पास टेक्स्ट आता है कि मिस को तारिम कल जो बोला था उसे लेकर ऑफिस में आइए। मैसेज को देखते ही तारिम अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। ऑफिस में आइस्ड अमेरिकानो लेकर जाती है और जियो के सामने गिड़गिड़ाती है कि मुझे यहाँ से रिजाइन करने के लिए मत कहिए, पर जियो पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। तो खुद से ही कहती है प्लान चौपट हो गया, प्लान बी आजमाती हूँ। फिर अजीब सी हरकतें करते हुए कहती है ओ अब समझ आया, आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे किस को भूल नहीं पाए। ये सुनते ही जियो के गले में आइस्ड अमेरिकानो अटक जाती है और चौंकते हुए कहता है क्या कहा? तो उसकी बात को काटते हुए कहती है हाँ हाँ मैं सब समझ गई, सच कहूँ तो मुझे किस करना इतने बढ़िया से आता है कि लोग भूल ही नहीं पाते, पर देखो ना इससे कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। जियो कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सुबह सुबह कोई नशा किया तुमने? तो परेशान होते हुए कहती है ठीक है ये वजह नहीं होगी, देखो मैं जानती हूँ ये सब भूलना मुश्किल है, पर उसके बदले में आप जो कहेंगे वो करूंगी, बस जॉब छोड़ने के लिए मत कहो। जियो कहता है देखो तुम्हारा यहाँ पर रहना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तो अचानक से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जियो डरते हुए कहता है नहीं जाऊंगी मतलब? तो कहती है नहीं जाऊंगी मैं। क्या कर लोगे आप? मुझे निकालना चाहते हो ना, निकालो, मैं भी देखती हूँ क्या बोलोगे। हाँ मैं इस लड़की को निकाल रहा हूँ क्योंकि जेजू आइलैंड में मैंने इसको पागलों की तरह किस किया था। हाँ जियो को उसकी आवाज को दबाने की ट्राई करता है ताकि कोई सुन ना ले। फिर गुस्से में इरिटेट होकर सोफे पर मारता है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दोनों गुस्से में एक दूसरे को देखते हैं। फिर तारिम ऑफिस से बाहर चली आती है। वहीं जियो खुद को शांत करता है, फिर कुछ सोचने के बाद कहता है तो इसको मेरे साथ गेम खेलना है। अगले सीन में जियो मीटिंग में होता है। डेवलपमेंट टीम कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले मदर टीएफ टीम से उनका रिव्यू करवाना चाहती है और उनके बारे में बताने लगती है। तो जियो कहता है बताने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल करने पर पता चल जाएगा। फिर जोमिन से कहता है ये पैक कर लो और जाने लगता है। तो जोमिन उसे रुकाता है और बात को संभालता है। तभी डेवलपमेंट टीम की एक मेंबर कहती है मिस्टर किम लैब से मैसेज आया कि बेबी बोटल्स की जांच वो अभी नहीं कर पाएंगे। किम कहता है कोई बात नहीं, तुम कोई दूसरी ऑफ साइट लैब ढूंढो। तो मेंबर कहती है स्टेज में 5 रातें लगती है, इतनी जल्दी कोई लैब नहीं मिलेगी। ये सुनकर जियो खुद से ही कहता है 5 रातें? फिर तारिम की बोली बातें याद करता है कि आप जो बोलोगे वो करूंगी, और एक्साइटेड होते हुए कहता है मैं हूं ना, हम कर लेंगे, आप बस हम पर भरोसा कीजिए, आपकी उम्मीद से बेहतर काम होगा। मीटिंग के बाद मिस्टर माजोंग बता रहा होता है कि पता है मैम मिस्टर खोंग कुछ ज्यादा ही जोश में थे, डेवलपमेंट टीम को एक दिक्कत आई तो कहने लगे मैं ही करूंगा। मुझे तो लगता है वो अच्छा काम करके सबका दिल जीतना चाहते हैं। और जी हाँ उसकी बातें सुनकर जलन के मारे कहती है मिस्टर माँ आज आप भी देर रात तक काम करेंगे। ये सुनकर माजोंग का चेहरा उतर जाता है। अगले सीन में तारिम और जियो के खुली जगह में होते हैं और आसपास लैब का सामान रखा होता है। तारिम कहती है मतलब मुझे उबले हुए पानी में बेबी बोटल्स को डालना है, निकालना है, वो भी अगले 5 दिनों तक। तो जियो कहता है हाँ ये चेक करने के लिए कि स्टेबलाइज करने पर बोतल शेप तो नहीं बदलेगी, हर 30 मिनट में एक बार पूरे 180 बार करना है और पूरा ध्यान रखना कि हाइट, वेट और उसका शेप पूरी तरह सही रहे। तारिम कहते हैं पर ये काम तो
मुझसे यहाँ पे क्यों करवा रहे हो? तो कहता है अभी कोई लैब फ्री नहीं है ना, और हम ये काम इंडोर्स में नहीं कर सकते, फायर डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं है। तारिम कहती है रात में क्या होगा? मेरा मतलब मेरे साथ यहाँ कोई रहेगा ना? तो कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुमने ही तो कहा था जो बोलोगे वो करूंगी। ओ वो बात भी तुमने जोश में ही कही होगी। तो कहती है नहीं वो तो मैंने सच कहा था, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? तो जियो कहता है ठीक है, नहीं करना तो रिजाइन कर दो। ये सुनकर तारिम कहती है नहीं मैं कर लूंगी। फिर वो जाने लगता है तो पीछे से बुरा भला कहती है। जियो कहता है क्या कहा तुमने? तो कहती है सही तो कह रही हूँ, एक किस की वजह से इतना टॉर्चर कर रहे हो? ये सोच लो ना कि आप किसी से मिले, थोड़ा टाइम पास किया और बस हो गया। तो भड़कते हुए कहता है अच्छा तुम्हारे लिए ये सब और कुछ नहीं बल्कि टाइम पास चल रहा है। तो घबराते हुए कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। फिर कहता है तुम्हें लगता है कि मैं ये सब उस किसके लिए कर रहा हूँ? जो उनकी मम्मी अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ और जाने लगता है तो पीछे से उसे घुसा मारने की ट्राई करती है। पकड़ी जाती है तो कहती है वो मैं कह रही थी आराम से जाना। जियो के यहाँ से निकल जाता है और तारिम का उसे पीटने का मन करता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। रात में तारिम खुद से ही कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कम से कम उसने मुझे जॉब से तो नहीं निकाला, और वैसे भी और कोई चारा भी कहाँ था मेरे पास। फिर काम पे लग जाती है, हर 30 मिनट में बोतल्स को बाहर निकाल कर चेक करती है। ऐसे ही काम करते करते सुबह हो जाती है। मिस्टर माजोंग भी उस पर नजर रख रहा होता है और कहता है अरे ये तो अभी तक काम कर रही है। वहीं तारिम रुकने का नाम ही नहीं लेती। काम करते करते 36 घंटे बीत जाते हैं और खुद से ही कहती है ये तो वो टॉर्चर है यार, उसे किसी नहीं करना था, चलो एक झपकी मार लेती हूँ, और अपने टेंट की ओर चली जाती है। ऐसे ही 100 घंटे बीत जाते हैं और रात को 2 बजे जियो कहता है अब तक तो कोतारिम सो गई होगी, अब तुम्हें लापरवाही के कारण निकाला जाएगा। पर जैसे ही वो उसके अड्डे पर पहुंचता है वहाँ लगी आग को देखकर घबरा जाता है और दौड़कर टेंट के पास जाता है। जोर जोर से तारिम का नाम पुकारता है और आग बुझाने की ट्राई करता है। जियो अपना आपा खो बैठता है, तभी देखता है कि कोई आग को बुझा रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि खुद तारिम होती है। आग बुझाने के बाद तारिम कहती है मिस्टर खोंग आप ठीक तो हैं? आखिर यहाँ पर हुआ क्या? पर जियो बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। तारिम को कुछ समझ नहीं आता। जियो कहता है शुक्र है तुम ठीक हो। तो कहती है आपको मेरी चिंता हो रही थी क्या? तो अचानक से उसे दूर करते हुए कहता है मुझे लगा कुछ गलत हो गया, जानती हो वर्क एक्सीडेंट क्लेम में कितनी परेशानी होती है। तो कहती है अच्छा आपको क्लेम की चिंता हो रही थी। तो जियो कहता है अच्छा ये बताओ जब आग लगी तुम कहाँ पर थी? तो कहती है मैं तो बस वॉशरूम करने गई थी, मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। जियो कहता है अगर इतने छोटे काम के लिए इतनी लापरवाही कर रही हो तो तुमसे कुछ नहीं होगा, गलती मानो और रिजाइन करो। ये सुनकर तारिम हैरान होते हुए कहती है हद है यार। फिर उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है मैं एक पल के लिए भी नहीं सोई, हर आधे घंटे में रिपोर्ट चेक कर रही थी, बस अभी वॉशरूम गई थी क्योंकि और रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है। जियो कहता है तुमने ही कहा था ना कि तुम ये कर लोगी, तो अचानक ये बहाने क्यों बना रही हो? तो कहती है हाँ कहा था मैंने कर लूंगी, लेकिन एक बात बताओ 5 दिन लगातार किसी इंसान को रात भर जागने पर मजबूर करना ये बात सही है? अरे हवा चली और चिंगारी टेंट की तरफ उड़ गई, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर गुस्से में कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाएंगे तो आप मिस्टर खोंग। जियो कहता है ठीक है तो मैं ही जाता हूँ। तभी नीचे गिरा फोन उठाते हुए कहती है ओ ये आपका फोन, और फोन के पीछे वही क्लोवर देख के दंग रह जाती है जो उसी ने जियो को दिया था और उसने अभी तक संभाल कर रखा है। वही जियो गुस्से में अपना फोन लेता है और अपनी कार की ओर निकल पड़ता है, पर जाने से पहले उस क्लोवर को वहीं पर गिरा देता है और कार लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कार रुकाता है और फोन के बैक साइड में देखता है जहाँ पर वो क्लोवर रखा हुआ था। अगले दिन माजोंग कह रहा होता है वो लड़की तो बहुत मेहनती है, वो आग के सामने बस एक्सपेरिमेंट करती रही बिना कोई परवाह किए, काश मेरी टीम में भी उसके जैसी कोई होती तो हमारी टीम भी कमाल की होती। जिया कहती है ये सब छोड़ो, जो काम दिया था हुआ? तो पता चलता है कि टेंट में आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि माजोंग ही था। माजोंग कहता है जैसे ही मैंने आग लगाई पता नहीं मिस्टर खोंग कहाँ से टपक गए, मुझे माफ कर दीजिए। जिया कहती है इससे एक बात तो साफ है वो देर रात तक काम कर रहा था, मतलब काम के लिए सीरियस है। वहीं तारिम देखती है कि जियो का आज ऑफिस में नहीं है और जोमिन से पूछती है बॉस आज काम पे नहीं आएंगे? जोमिन कहता है हाँ वो नहीं आएंगे। तो खुद से कहते हैं तुम छुट्टी कैसे ले सकते हो, कहीं काम से निकाल दिया तो? तभी जीनी कहती है ऐसा नहीं होगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ये सुनकर तारिम हैरान रह जाती है कि ये क्या बोल रही है। जीनी कहती है वो जब चाहे जॉब पर आ जा सकते हैं, और जानती हो ऐसा क्यों है? ये कंपनी उसके बाप की है, वो चेयरमैन का बेटा है। यहाँ की काम वाली को मैंने पटा लिया, उसी ने मुझे बताया कि वो चेयरमैन का बेटा है। इधर जियो अपनी मोम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उसकी मोम कहती है तुम अपने पापा की तरह बहुत होनहार हो, कामयाब रहोगे। तो कहता है पर मैं उनकी तरह क्यों हूँ मोम, मुझे आपकी तरह बनना है। तो उसकी मोम कहती है मैं नहीं चाहती तुम मेरी तरह बनो, तुम्हारी लाइफ मुझसे अलग होनी चाहिए, खुशियों से भरी हुई। अब रात में तारिम सानू के साथ मॉल में होती है। सानू कहता है जो टीम मैनेजर तुम्हें तंग कर रहा है वो चेयरमैन का बेटा है? तो कहती है हाँ मुश्किलों को मुझसे बहुत प्यार है। सानू कहता है मुश्किलें ही हीरो बनाती है, बॉस को बस बढ़िया काम चाहिए। एम्प्लॉय कितना भी परेशान क्यों ना करता हो, पर अगर काम बढ़िया करता है तो उसकी सारी गलतियां माफ है। जो एम्प्लॉय कंपनी के लिए पैसा लाता है उसे कोई नहीं निकालता, तो तुम बस अपना काम करो और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। तारिम चौंकते हुए कहती है सच में अगर मैं अपना काम ठीक से करूँ तो सारी गलतियां माफ है? तो सानू कहता है हाँ बिल्कुल। फिर कहता है पर तुमने तो अभी भी ज्वाइन किया है, तो तुम्हारा बॉस तुम्हें अभी से तंग क्यों करने लगा, पागल लगता है। तभी तारिम किसी को देखकर छुपने की ट्राई करती है और सानू को समझ नहीं पाता, पर जीनी उसे देख ही लेती है और कहती है तारिम तुम? तो तारिम भी उसे देखकर खुश होने का नाटक करती है। जीनी कहती है ये तुम्हारा पति है क्या? तो कहती है हाँ यही तो मेरे वो हैं। अगले सीन में दोनों कार में बैठे होते हैं और तारिम 6 महीने के लिए उसे अपना पति बन जाने के लिए मना रही होती है। सानू पहले तो मना करता है पर बाद में मान ही जाता है। अगले दिन तारिम ऑफिस में जाती है तो देखती है कि सब लोग उदास होकर बैठे हैं और पूछती है आप सबका मुंह उतरा क्यों है? तो नानसू कहती है काम करने का क्या फायदा, वैसे भी हमारी टीम जल्दी
जल्दी टूटने वाली है। तारिम चौंकते हुए कहती है टूटने वाली है मतलब? तो जिनी कहती है पूरे ऑफिस में चर्चा है कि ये टीम बस दिखावे के लिए बनाई गई है, बस चेयरमैन के बेटे को पोजीशन देने का बहाना है। अब बॉस आए या घर पर रहे, टीम चले या डूबे, काम करे या ना करे, किसी को कोई परवाह नहीं है। नानसू कहते हैं इसीलिए तो लिखा था, यहाँ काम करने के लिए डिग्री नहीं बस बच्चा चाहिए था। तारिम को सोचने के बाद कहती है सब सुनो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं ये अफवाह नहीं सच है, लेकिन तब भी हमारे पास समय है। जरा सोचो अगर हम उन्हें अपनी काबिलियत दिखा दे तो क्या वो हमें निकाल पाएंगे? वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर उन्हें सानू वाली बातें बताकर मोटिवेट करती है और कहती है चलो उन्हें दिखा दे कि हम क्या चीज है। जीनी कहती है सही कहा, देख लेंगे, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं अपनी पहचान छोड़कर जाऊंगी। और इस तरह सब लोग उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब ये सब लोग मिलकर उन बेबी बोटल्स की टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। जोमिन भी उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान में रख सके। रात में जोमिन इनके लिए खाना लेकर आता है। ऐसे ही 3-4 दिन तक मेहनत करने के बाद फाइनली ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। जोमिन कहता है आप सबकी मेहनत देख के मुझे भी जोश आ गया, यकीन नहीं होता आप सबने इतना अच्छा काम किया। ली कहती है क्या मिस्टर जियो हमारे काम को अप्रूव करेंगे? नानसू कहती है पर आजकल तो वो खुद काम पे नहीं आ रहे। जोमिन कहता है अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं उनका साइन करवा लूंगा। तभी जोमिन के पास कॉल आता है और वो कहता है जी मिस कोंग मैं अभी आता हूँ। वो लेडी से कहता है अब क्या करूँ, मुझे जाना होगा। नानसू कहती है फिर रिपोर्ट का क्या होगा? तो तारिम कहती है लाओ मैं उनसे साइन करवा लूंगी। जोमिन कहता है तुम पक्का ये करवा लोगी ना? तो कहती है हाँ। फिर पूछती है वैसे अभी वो कहाँ मिलेंगे? इधर जियो स्विमिंग करते हुए तारिम के बारे में ही सोच रहा होता है और किनारे पे आके रुक जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर तारिम आती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद तारिम कह रही होती है आप एक गैर जिम्मेदार टीम मैनेजर है जो बस अपने मन की करता है और अपनी टीम को अकेला छोड़कर गायब हो जाता है। जियो कहता है अगर तुम्हें अपनी टीम की इतनी ही चिंता है तो रिजाइन करके यहाँ से दफा हो जाओ और फिर मैं ऑफिस वापस आने लगूंगा। तारिम कहती है आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं पर बाकी टीम वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। हम सब ने दिन रात खूब मेहनत की तब जाकर ये रिपोर्ट बनी है और मेरी टीम वालों के लिए ये कागज बस एक रिपोर्ट नहीं है, उनकी रोजी रोटी है, उनकी उम्मीदें हैं। प्लीज बस एक बार इसे पढ़ लो, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सुनकर जियो उसके पास आता है और कहता है अगर ये वाकई तुम्हारे लिए तुम्हारी जान से बढ़कर है तो साबित करो, और उस रिपोर्ट को पुल में फेंक देता है। ये देखते ही तारिम घबरा जाती है और पुल में उतर के एक एक पेज को इकट्ठा करने लगती है। आगे बढ़ते हुए पानी का स्तर भी बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे उसके पैरों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। तभी तुरंत जियो पानी में आकर उसे पकड़ता है और डूबने से बचाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।